फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोथेरेपेutiक्स, ठीक है। इसके पहले हम फार्माकोलॉजी का चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों को अच्छे से हम कवर कर चुके थे, ठीक है। इसमें हम क्या देखने वाले हैं, फार्माकोथेरेपेutiक्स इंग्लिश मीडियम आपको देखने वाले हैं, और कल यानी मॉर्निंग में आपका फार्माकोथेरेपेutiक्स ये आएगा हिंदी वर्जन। अब सर कहेंगे सर फार्माकोलॉजी के बाद ये कहाँ स्टार्ट करिए, अभी आपको समझ में आएगा, ठीक। जब क्वेश्चन देखेंगे तो ठीक, देखिए क्या लिख रखा आपके सामने क्वेश्चन। कोड की बात की जाए 2609 होता है, ठीक। ये अगले साल का 2024 का यानी 26 जून 2024 को ये पेपर हुआ था, ठीक है। तो ये फार्माकोथेरेपेutiक्स में क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना पड़ेगा आपके सामने देखते हैं। ये सब चीज़ जानते हैं कि 80 नंबर का होता है, ठीक है। कितने 80 नंबर का होता है, और ये 3 घंटे के अंदर आपको करना रहता है, ठीक। ये सब नॉर्मल चीज़ें आपको जानते हैं, ठीक, जनरल चीज़ें। सिंपल सा हम क्या कर देते हैं, पार्ट ए पर आते हैं। पार्ट ए में टोटल 6 क्वेश्चन रहता है, किन्हीं 6 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन रहता है, किन्हीं 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है, ठीक है। गुड इवनिंग भाई, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, हाइपर टेंशन। अब हाइपर टेंशन अब गुरुदेव बताइए कहाँ पढ़े, फार्माकोलॉजी में पढ़े कि नहीं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो आपके माइंड में थोड़ा सा, अब हमको भी थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, फ्लो में चलना पड़ेगा, और आपका भी मस्त हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि देखो जो सीक्वेंस में लगा होता है उसको पढ़ेंगे तो बड़ी मजा आएगा, ठीक है। जैसे अभी लाइन एथिक्स हो गया तो वो एकदम से अलग है, उसमें सन वगैरह याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसे अस्थिले एक दिन संडे उनको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ा दिया जाएगा। कम्युनिटी फार्मेसी जनरल है, उसको तो हम पढ़ लेंगे नॉर्मल, ठीक। तो इस तरह से हमारे पास होगा। हॉस्पिटल तो इसे नॉर्मल पढ़ लोगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा, व्हाट इज हाइपर टेंशन, मतलब एक्चुअल में हाइपर टेंशन क्या होता है, इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर क्या दे रखा, एक्सप्लेन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर टेंशन। अगर 2 साल का प्रीवियस साल कर लिया जाए तो क्या पास हो जाएंगे। यस भाई, 2-3 साल का पेपर आप अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ लेंगे ना, 3 साल, बट 3 साल का करना भाई, क्यों, क्योंकि पीसीआई 2024 में बड़ी हार्ड क्वेश्चन बनाया था, याद रखना, ठीक है। तो ये क्या रखा है, व्हाट इज हाइपर टेंशन बताना पड़ेगा, ठीक है। और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर टेंशन, मतलब हाइपर टेंशन जो आपके फार्माकोथेरेपेutiक्स में पूरा एक्सप्लेन कर देना है। तो अब इसको कैसे हेडिंग डालना पड़ेगा, आपको प्यारा सा ऐसे हेडिंग डालना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन मत लिखिएगा, इसीलिए क्या क्वेश्चन नंबर 1 2 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो नंबर रहेगा ये 2023 में बहुत सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया जो हमने कराया हुआ था, ठीक है। तो आपके सामने ये दे रखा हाइपर टेंशन। अब गुरुदेव हाइपर टेंशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। टेंशन ना लीजिए भाई, ठीक है, टेंशन ना लीजिए। देखिए क्या लिखा, हाइपर टेंशन क्या होता है। टेंशन सुने होंगे, कहते हैं यार बड़ी टेंशन आ गए हैं, ठीक है। तो हाइपर मतलब जब ज्यादा टेंशन हो जाता तो उसको क्या बोला जाता है, हाइपर टेंशन बोला जाता है। तो क्या लिखा, हाइपर टेंशन इज ए कंडीशन इन विच ब्लड प्रेशर ऑफ सिस्टमेटिक आर्टरी इंक्रीज बियॉन्ड द नॉर्मल प्रेशर इज नोन एज हाइपर टेंशन होता। अब इसका मतलब इतना भयानक गुरुदेव इंग्लिश तो बता देला, टेंशन न लीजिए भाई क्योंकि हाइपर टेंशन रहेगा। देखिए ये हमारे पास क्या करिए, हमारे पास ये नस है यानी ब्लड वेसल, यानी ब्लड वेसल ब्लड आर्टरीज है, इसमें हमारा ब्लड फ्लो करता है। यस सर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो कितना होता है, 120 और 80 mmHg होता है। क्या होता है, 80 mmHg होता है। बट होता क्या है, इससे, ठीक है, इससे जब ज्यादा ब्लड प्रेशर हो जाता है, हमारे इस आर्टरी में प्रेशर जब ज्यादा हो जाता तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन बोलते हैं। ये वर्ड आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक। अब देखिए ये हमारे पास हार्ट है, ये दूसरा हार्ट है, ये लात खियाने वाला हार्ट है भाई, ठीक है। तो ये आप समझ गए हाइपर टेंशन। सिंपल सा हाइपर टेंशन एक ऐसी कंडीशन होती है जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ज्यादा प्रेशर जब हो जाता तो उस कंडीशन को हाइपर टेंशन कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, हाइपर टेंशन बोला जाता है, ठीक। अब यहाँ पर 2-3 टर्मोलॉजी आती है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आपको 1 नंबर में पूछ दे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर, कितनी बार बोले जी, ब्लड पे धीरे धीरे बोलते, ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120-80 mmHg होता है। 120 जो होता है सिस्टोलिक प्रेशर होता है और 80 तुम्हारे पास डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो इसे नॉर्मल भाषा में क्या लिखते हैं, 120 और आपके सामने क्या हो गया 80 mmHg लिखा जाता। अब ये तुम्हारे पास क्यों लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि प्रेशर की जो यूनिट होती है mmHg होती है, जो आपके सामने लिख दिया गया यहाँ से। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, जब ये देखिए 120 किसमें हो जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर 140 हो जाए, डायस्टोलिक प्रेशर 90 हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक। तो ये आपके सामने हाई ब्लड प्रेशर का इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब इटियोलॉजी, क्या कारण है कि, ठीक है, आपका हाइपर यानी ब्लड प्रेशर हाइपर हो जाता है, ठीक है।
ब्लड प्रेशर हाइपर हो जाता। देखिए सबसे पहले लिखा हाइपर एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेट, मतलब क्या होगा, कोई सिंपैथिक नर्वस सिस्टम हमारे, याद रखना दो हमारे शरीर के अंदर सिंपैथिक सिस्टम होता है, एक पैरासिम्पैथिक एक सिंपैथिक होता है, ठीक है। देखिए सिंपैथिक किसी चीज को बढ़ाता है, जैसे हार्ट रेट को बढ़ा देगा, आंख को बढ़ा देगा, तो उसको कम करने वाला कोई होता है जो पैरासिम्पैथिक होता है। बट यहाँ सिंपैथिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट कर जाती है, ठीक है, स्टिमुलेट कर जाती है, अपना काम हो जाता है। तो हाइपर एक्टिविटी होगी तब हाइपरटेंशन हो सकता है। लिखा इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट आर्टेरियल कॉन्स्ट्रक्शन, मतलब हमारी जो आर्ट्रियोल है, ठीक है, आर्ट्रियोल पतली हो जाए। देखिए कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे पतली हो जाएगा। अब बताइए पतली जब हो जाएगी तो वहाँ पंप ऐसे ऐसे कर रहा, पंप कर रहा, तो यहाँ से प्रेशर ज़्यादा तेज लगेगा, तब भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, ठीक है। एकदम स्टेप स्टेप समझिए, ठीक है। लिखा एक्सेसिव सोडियम क्लोराइड इनटेक, मतलब ज़्यादा अमाउंट में आप नमक खा रहे हैं, ठीक है, जब ज़्यादा अमाउंट में नमक खा रहे हैं, अभी भाई रिप्लाई दे कि हम पढ़ाएं, बताइए, ठीक है। इसमें डिस्टर्बेंस होता है। आप हमारे, ठीक हो, डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं, वहाँ से हमें कुछ भी कॉल वगैरह कभी भी कॉल कर सकते हैं, बट अभी यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं, ठीक, प्लीज़ आप डिस्टर्ब नहीं करिए, ठीक है। तो इसमें क्या लिख रखा है, देखिए यदि कोई ऐसा आदमी है जो ज़्यादा अमाउंट में इंटेक कर रहा है, भैया क्या नमक खा रहा है, लेकिन नहीं होते खाना बाद से भुरभुरा नमक खाते हैं, रूम वाले अक्सर करते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जो हाई ब्लड प्रेशर का क्या कर सकता है, कारण बढ़ सकता है। लिख रख रहा हाई, लिखा फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, किसी पर्सन को हाइपरटेंशन क्या रहता बाबू, हाइपरटेंशन ज्यादा अमाउंट में रहता, वो उनके पूर्वजों से मिलता है, ठीक है, पूर्वजों से मिलता है, तो उसको उसके कारण से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। पॉलीनेफ्राइटिस हो सकता है। अब नेफ्रॉन जो होता है ना, तो उसमें उसकी संख्या ज्यादा हो जाती है, तो हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाता, उसके कारण से भी हो सकता है। कोई बंदा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ये लिखा NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लंबे समय तक ले रहा है, तो उसको भी हाइपरटेंशन होने का काज हो सकता है। तो ये इटियोलॉजी कारण बताया गया। अब पैथोजेनेसिस दिया गया है। पैथोजेनेसिस में क्या करेंगे, जैसे यू टेक हाई कोलेस्ट्रॉल, मतलब आप लंबे समय से कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, कोई अदर फैक्टर हो सकता है, अदर फैक्टर मतलब नंबर ब्लॉक हो गया, उस कारण से हो सकता है, एग्जाम का टेंशन हो सकता है, ठीक, बट एग्जाम का टेंशन कब्बो नहीं लेते हैं, ठीक है, केवल देखिए टेंशन लेंगे तो उतना टाइम खराब होगा। किताब निकालिए, कोई सब्जेक्ट पढ़िए जो सिलेबस में हो, ठीक है, तो वो तुम्हारे पास लिखा गया है, गुड इवनिंग्स है, ठीक है, यू टेक। अब देखिए हाई कोलेस्ट्रॉल लेंगे तो डिपोजिशन इन ब्लड वेसल। अब देखिए हाई कोलेस्ट्रॉल ये आप लेंगे तो एक्चुअल में होता क्या, देखिए हमारी पास ये नस है, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, नस हो जाएगी। अब कोलेस्ट्रॉल जब लेंगे, कोलेस्ट्रॉल मतलब जंक फूड वगैरह खराब खा रहे हैं, ठीक, तो हमारे इसमें ये ऐसे क्या होगा, डिपोजिट होने लगा। देखिए ऐसे हमारे ब्लड वेसल में से डिपोजिट होने लगेगा यहाँ। अब बताइए यहाँ से एरिया इसका ज्यादा है, तो P= क्या पढ़े होंगे, या फापान में क्या पढ़े होंगे, एरिया। देखो एरिया यदि तुम्हारे पास क्या होगा, कम होगा, तो प्रेशर उल्टा ले दिए क्या जी, ठीक है, सही लिखे हैं। एरिया, देखिए एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर आपके आप कम हो जाएगा। अब यहाँ पर बताओ डिपोजिशन हो गया तो एरिया क्या हो गया, कम हो गया, एरिया कम होगा तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो वही लिख रखा है डिपोजिशन ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में क्या हो जाएगी, जो भी चीजें हैं डिपोजिट होने लगेगी। दे इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ ब्लड, मतलब देखिए अब यहाँ पर, अब बताओ जैसे नलकी है तो यहाँ पर अब तुम दाब दिए तो देखेंगे प्रेशर के साथ पानी फेंकता है, यस सर, वही सेम टू सेम समझिए। तो इंक्रीज द ब्लड यानी प्रेशर ऑफ ब्लड का प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज द ब्लड प्रेशर फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे, याद रखना थोड़ी समय के लिए होगा तो कोई टेंशन है, लंबे समय तक होगा तब कॉजेज हो जाएगा आपका हाइपर टेंशन। नेक्स्ट देख, कुछ समय के लिए कोई स्ट्रेस लेता था थोड़ी हाइपर टेंशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अभी जैसे कि एग्जाम में बैठे तो आपका ब्लड प्रेशर राइज कर जाता तो उस नहीं बोलेंगे हाइपरटेंशन आ गया, ऐसे नहीं, कुछ समय के लिए होता है, बट लंबे समय तक होगा तो दिक्कत होगी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अब कैसे तुम जांच पाओगे कि इनको यही हुआ है यानी हाइपरटेंशन हुआ, उनका चेस्ट पेन करेगा, मतलब छाती वाले रीजन पे दर्द हुआ। इरेगुलर हार्ट बीट इरेगुलेट यानी इरेगुलर करेगी। अब हार्ट बीट को देखने के लिए ये देखिए, अपने हाथ ऐसे करिएगा, ये अंगूठा वाले रीजन पे यहाँ से 3 उंगली रखिएगा, तो यहाँ देखेंगे तुम्हारे पास ऐसे 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 होगा, ठीक है, आप फील भी कर सकते हैं, अब टाइमर लगा के गिन भी सकते हैं। तो इरेगुलर हार्ट बीट होता है। सीजर में किसी को मिर्गी आ रहे उसमें हो सकता है। डिफिकल्टी इन ब्रीथ मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। पेन इन नेक एंड बैक मतलब क्या हो जाएगी, नेक वाले रीजन पे और बैक वाले रीजन पे आपका तगड़ा पेन होगा। तो ये आपके सामने दिया गया है।
फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या दे रखा है, किसकी किसके यानी दवाइयाँ से भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि हमें एग्जाम में ही पूछा था फार्माकोलॉजिकल ही पूछा था जी। देखिए सामने दिया रखा फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल नहीं दिया। फार्माकोलॉजिकल मतलब ऐसा उपचार जो दवाओं के द्वारा किया जाता है, जैसे डायूरेटिक्स हो जाएगा, डायूरेटिक्स में फुरसामाइड हो जाएगा, क्लोरोथियाजाइड हो जाएगा। अल्फा ब्लॉकर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्राजोसिन हो जाएगा, टेराजोसिन हो जाएगा। और बीटा ब्लॉकर में तुम्हारे पास क्या होगा, टीमोलॉल हो जाएगा, प्रोपनोलॉल हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है। ठीक, अभी भी पूछा गया था फार्माकोलॉजी में प्रोपनोलॉल किसकी दवा होता है, हाइपरटेंशन यानी बीटा ब्लॉकर भी लिख सकते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में तुम्हारे पास क्या होगा, यानी डिल्टीजेम हो जाएगा, वेरापामिल हो जाएगा। वसोडाइलेटर मतलब जो हमारी वेसल को ऐसे डायलेट कर देती है, उसमें तुम्हारे पास क्या होगा, हाइड्रोलाजीन आता है, अमीनो यानी मिलोजाइडील आता है। तो ये आपके सामने हो गया है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लिया। कहेंगे सर इतना लेंदी क्यों ले जा रहे हैं, अभी केवल हमारा लैंग्वेज जब समझ जाएंगे तो हम तेज चलेंगे तब भी आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ दिया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह दिया है व्हाट इज अस्थमा, अस्थमा क्या होता है। ठीक है, अस्थमा के बारे में बताना पड़ेगा। फिर क्या क्वेश्चन दिया है, इसी में 2 क्वेश्चन पूछा हमसे, याद रखना। देखिए कह दिया अस्थमा क्या होता है और ट्रीट एलॉन्ग विथ सिम्टम, यानी सिम्टम के अनुसार उसे कैसे तुम क्या करोगे, ट्रीट करोगे। इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं आपके सामने, यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं अस्थमा। अब सुने होंगे ना, कोई किसी को बहुत तगड़ा खांसी आती है तो कहते हैं भाई अस्थमा हो गया है। ठीक है, पेज नंबर 10 पे लाना है भाई, 9। ये आपके सामने अस्थमा हम यहाँ से आपको क्या कर देते। ठीक है, तो ये आपके सामने देखिए पोर्शन में पूरा लिख रखा है हमारे पास अस्थमा के बारे में। ठीक है, तो अस्थमा हो गया। अब ये कैसे क्या सब इसको हम क्या करते हैं देखते हैं। ठीक है भाई, कहाँ तू इधर आ जा। ठीक, तो ये आपके सामने देखिए रिस्पायरेटरी सिंड्रोम होता है जो अस्थमा के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब अस्थमा के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर उसका टाइप और थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर, क्योंकि लॉन्ग में हमें थोड़ा खींचना पड़ेगा भाई, बढ़ा चढ़ा के। अस्थमा क्या होता है, ए क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ एयर वेव इन विच यानी वेरिएबल पीरियड सिम्टम। ठीक है, पीरियोडिक सिम्टम अकर along with the air flow obstruction, bronchial hyper, ठीक है, bronchial hyper responsiveness इस टर्म अस्थमा। इतना खतरनाक सेंटेंस गुरुदेव बता देला, कौन टेंशन है। देखिए क्या कह रखा हमारे पास, जो एयर वेव होता है, देखिए एयर वेव के लिए हमने यहाँ पर बनाया हुआ, देखिए यहाँ से हमारे पास शरीर में ऑक्सीजन जाता है, ये सब पूरा होता। अब इसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है, ठीक, या म्यूकस जमा हो जाता है या गंदगी जमा हो जाती है, चाहे यहाँ चाहे अलबुलाई वाले रीजन पे, तो अब उस सही से बंदा सांस नहीं ले पाता, तो उस कंडीशन को ही क्या बोला जाता है, अस्थमा बोला जाता है। तो आपके सामने क्या लिख रखा, वही क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन हो जाता है एयर वेव में, मतलब जो वो हमारे पास सांस की कहीं भी हो सकता है, जिसे एयर फ्लो करने में क्या होगा, दिक्कतें होती है, उसको क्या बोला जाता है भैया, अस्थमा बोला जाता है, जो सामने दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिख रखा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर वेव लीड टू द रिस्पॉन्सिबल इपीस, यानी क्या लिखा है, इपीडोस। ठीक है, इपीडोस ऑफ विजिल, यानी क्या होगा, विजिलिंग। विजिलिंग मतलब क्या होगा, जब आप सांस लेंगे ना थोड़ा सा आवाज टाइप में आएगी। ब्रीथिंग लेस मतलब सही से आप सांस नहीं ले पाएंगे। चेस्ट टाइटनेस मतलब जो सीना रहेगा थका थका रहेगा। कफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ये अस्थमा के बारे में दिया गया है। तो अस्थमा के बारे में थोड़ा सा यहाँ इंट्रोडक्शन देख लें। अस्थमा 2 तरह का होता है, एक एक्सटेंसिव अस्थमा होता है और एक इंट्रेंसिक होता है। एक्सटेंसिक तुम्हारे पास जो बाहरी से होता है, ठीक, और इंट्रेंसिक मतलब जो है, ठीक, हमारे शरीर के अंदर होने वाला प्रक्रिया होती है। अभी ये तुम्हारे पास क्या होता है, दिस टाइप ऑफ अस्थमा अकर एलर्जी, जैसे डस्ट से आपको एलर्जी है तब भी अस्थमा हो सकता है। फीदर मतलब चिड़ियाओं के पंख से है। फूड से मतलब किसी खाने से होता है। ठीक है, और तुम्हारे पास पोलन मतलब जो पौधे में छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, जो मेल पार्ट होते हैं, पोलन से हो सकता है। दिस अकर ड्यू टू द इम्यून यानी इम्यून मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। जो ये सब चीज़ों के प्रति हाइपर सेंसिटिव होता है तो एक्सटेंसिव होता है, मतलब ये एक्सटेंसिव मतलब बाहर से आ रहा है। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर ही होते हैं। दिस टाइप ऑफ लिखा इनिशिएटेड बाय द नॉन इम्यून मैकेनिज्म, ये नॉन इम्यून मैकेनिज्म होती है। जैसे एयर पोल्यूशन कुछ समय के लिए होता है, ठीक, कोल्ड हो गया, हीट हो गया, तो ये सब तुम्हारे पास क्या होगा, जितने भी पोर्शन होती हैं सब इंट्रेंसिक अस्थमा के अंतर्गत आती है। ठीक, तो ये टाइप हो गया यहाँ से। नेक्स्ट में आते हैं हमारे पास इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या कारण है
कि आपको अस्थमा हो गया, कहीं ऐसे एरिया में रह जहाँ एयर पॉल्यूशन हो रहा है, तो यानी तंबाकू स्मोक मतलब लंबे समय तक आप क्या कर रहे हैं, सुट्टा मार रहे हैं, तो उससे भी हो सकता है। ठीक, फिर क्या ले रखा है, आउटडोर यानी एलर्जन, मतलब आपको क्या होगा, जो आउटडोर होता है उससे एलर्जी होती, तो उसके कारण से भी आपको क्या हो सकता है, अस्थमा हो सकता है। फिर क्या दे रखा है, इरिटेंट स्मोक स्ट्रेस एंड कोल्ड से भी क्या हो सकता है, आपको अस्थमा हो सकता है। सम ड्रग्स जैसे एस्प्रिन हो गया, NSAID ड्रग्स हो गया, तो इन सब से भी आपको अस्थमा के कॉजेज हो सकता है। इंडोर एलर्जन जैसे आपके घर के अंदर डस्ट है, माइट है, परफ्यूम है, किसी किसी को परफ्यूम से भी एलर्जी होती है, तो उससे भी अस्थमा हो सकता है। तो ये हो गया इनके बारे में। अब यहाँ से पलट के चलते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए अस्थमा के बारे में हो गया, फिर इसके ट्रीटमेंट के सिम्टम वगैरह के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए यानी ट्रीटमेंट आप अस्थमा को दो तरह से हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। एक नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मतलब बिना दवाओं का, एक फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दवा के द्वारा, तो दो होता है। तो बिना दवा के द्वारा कैसे करेंगे, जिसको अस्थमा हो गया तो बोलेंगे भैया आप सुट्टा मारना बंद कर दीजिए, तो वही लिखा एवॉइड स्मोकिंग, बोलेंगे भैया आप स्मोकिंग मत करिए। एवॉइड, ठीक है, एवॉइड कॉजेज एलर्जी मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, जिस चीज़ से एलर्जी उससे आप दूर रहिए। जैसे किसी कुत्ते से होता है, मोल्ड से होता है, फूड स्टफ से होता है, ठीक है, तो इन सब से एलर्जी होता है, तो इनको इनसे दूर रखना है। एवॉइड एयर पॉल्यूशन, यानी क्या होगा, एरिया मतलब इस एरिया में नहीं जाना जहाँ पर एयर पॉल्यूशन ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है। जैसे एरिया बताता ना कि ये शहर में ज़्यादा पॉल्यूशन है, ये पॉल्यूशन में, ये एरिया में ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो उस एरिया में आपको थोड़ा सा एवॉइड करना, नहीं जाना है। ठीक, नेक्स्ट में एवॉइड एल्कोहल, आपको एल्कोहल तो पूरी तरह से नहीं पीना है। एवॉइड लिखा स्मोक बर्न, ठीक है, वेस्टेज मटेरियल मतलब कोई चीज़ जल रहा है उससे यदि कोई धुआं निकल रहा तो उसको भी आपको एवॉइड करना है। एवॉइड पब्लिक प्लेस मतलब पब्लिक प्लेस पे नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि पब्लिक प्लेस पे कोई भी अन्य व्यक्ति रह सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, ऑलवेज कवर हैंडचिप एट द टाइम ऑफ स्नीजिंग मतलब आप छींक रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक दस्ती लेनी पड़ेगी, दस्ती से अपने मुंह को क्या करना पड़ेगा, ढकना पड़ेगा। तो ये बिना दवा के है। अब ये नहीं मानेंगे तो आपको दवाइयाँ दी जाएंगी। जैसे तुम्हारे पास लिखा है इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रखा है, जैसे तुम्हारे पास क्या होगा, लिख रखा है फ्लूटिकासोन दे रखा है, मोमेटासोन दे रखा है, फ्यूरोट यानी क्या दे रखा है, फ्यूरोट दे रखा है, ये सब दी गई हैं दवाइयाँ। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर आता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास अब इसमें मोन्टिलाकॉस्ट आता है जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, और क्या हो जाता है, जीली, ठीक है, जीलियोटॉन आता है जो यहाँ पर दिया गया है। लॉन्ग एक्टिंग यानी बीटा एग्नोस्टिक, दोबारा बता रहे हैं, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एग्नोस्टिक होता है। इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाता है, सल्मेटेरॉल आता है। अदर बहुत सारी दवाइयाँ होती है जो अस्थमा में प्रयोग की जाती है, जैसे सल्बूटामाल हो गया, लिख रहे। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, अल्बुटेराल हो गया। फ्लू तुम्हारे पास क्या होगा, इनहेलर वगैरह बहुत आता है ना, देखेंगे ऐसे जो पंप करते हैं, ठीक है, इस टाइप में होता है, आपको दिखाते हैं। ठीक है, इस टाइप में आप देखे होंगे, ठीक, इस टाइप में आप देखे होंगे, ठीक है, इस टाइप में देखे होंगे, यहाँ पर बंदा मुंह के अंदर रख कैसे चाँप देता है। तो ये भी अस्थमा के लिए प्रयोग किए जाने वाली दवाओं में से एक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा भैया, क्या पूछ दिया, यहाँ से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है जी, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, डिस्कस इन ब्रीफ टाइप ऑफ डायबिटीज। पहले डायबिटीज के बारे में थोड़ा सा बता देना, फिर टाइप ऑफ डायबिटीज विथ इट्स फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब दवाओं के द्वारा उसे कैसे तुम क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, तो सबसे पहले डायबिटीज के बारे में हम समझते हैं। डायबिटीज सुने होंगे ना, किसी पर्सन को गया ऐसा सुने होंगे, तो इसी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो तरह की डायबिटीज होती है। तो आपको देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड से ये होने वाली बीमारियां हैं, इसको नहीं लिखेंगे तब भी कोई टेंशन नहीं। मेन यहाँ पर हमारे पास आता है डायबिटीज मिलाइटस से स्टार्ट होता है। अब डायबिटीज मिलाइटस क्या होता है, नीचे टाइप हम यहाँ लिखे हैं, इसकी चिंता मत करिएगा, दो टाइप के, क्योंकि टाइप हमें पूछा तो बताना पड़ेगा, जो चीज़ पूछे तो थोड़ा सा मेंशन करना पड़ता है हमें भाई। डायबिटीज मिलाइटस इज ए इनहेरिटेड मतलब जो हमारे मम्मी पापा से होता है, आता है बीमारियाँ, ठीक है। और एन एक्वायर क्रोनिक डिजीज मतलब आप क्या कर रहे हैं, जैसे कहते हैं सर हमको हमारे मम्मी पापा को या बाबा को किसी को शुगर नहीं था तब भी हमको हो गया है, तो एक्वायर क्रोनिक डिजीज मतलब आप क्या करिए, ऐसे रहन सहन खान पान में रह रहे जिससे आपको शुगर हो चुका है तो वो हो सकता है। विच इज आइदर कॉजेड ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इन अनसफिशिएंट। अब ये होता कैसे है, हमारे शरीर के अंदर एक
पैंक्रियाज नाम होता है, जो पेट के जस्ट नीचे होता है। देखिए पेट के जस्ट नीचे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज ही क्या करता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है। तो पैंक्रियाज में कौन करता है, एक बीटा सेल होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, इंसुलिन का प्रोडक्शन कौन करता है, अल्फा बीटा या पैंक्रियाज। तो आपको बताना पड़ेगा पैंक्रियाज के अंदर एक बीटा सेल होता है, वही प्रोड्यूस करता है। तो वही लिखा है इन सब, देखो इंसुलिन इन इनसफिशिएंट मतलब सही अमाउंट में नहीं निकल पा रहा है, जिससे क्या हो जाता है हमारे शरीर के अंदर शुगर लेवल बढ़ने लगता है, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने लगता है ड्यू टू द यानी लिखा है इफिशियंसी ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस, उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक, डायबिटीज मिलाइटस बोलते हैं, उसको डायबिटीज हो चुका है। When deficiency amount of insulin produced then causes the store of glucose in blood, मतलब जितना अमाउंट में हमें चाहिए उतना अमाउंट में ब्लड में यानी इंसुलिन नहीं निकल रहा है, तो हमारे ब्लड के अंदर शुगर क्या होगा, स्टोरेज होने लगा। शुगर मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज से ही शुगर बनता है। देन कॉजेज द डायबिटीज, उस पर्सन को क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से टाइप ऑफ डायबिटीज, दो तरह की डायबिटीज होती है। पहला डायबिटीज मिलाइटस होता है, डायबिटीज मिलाइटस में टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में तुम्हारा डायबिटीज मिलाइटस होता है, जो हमारे पास इंसुलिन में एक बीटा सेल होता है, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। ठीक है, बीटा सेल इंसुलिन का प्रोडक्शन कम कर देता है, जिससे ग्लूकोज लेवल यानी सुक्रोज लेवल या ग्लूकोज, यहाँ ग्लूकोज भी लिख सकते हो, सुक्रोज कुछ भी लिख सकते हो, ये लेवल इंक्रीज करने लगता है, तो डायबिटीज मिलाइटस हो जाता है। इसमें क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस में देखा जाए तो हमारे पास किडनी जो एड्रिनल ग्लैंड होती है सही से फिल्टर नहीं कर पाती है, तो उसके कारण से भी आपको क्या हो सकती है, डायबिटीज इंसिपिडस हो सकती है। तो आपके सामने यहाँ दिया गया है, ये आपके टोटल और टोटल नोट के बारे में। फिर क्या दे रखा भैया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हमें क्या क्वेश्चन में पूछा था जी, हमने डायबिटीज के बारे में बता दिया, उसके बाद हमें बताना पड़ेगा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में हमें पूरा डिटेल में इसको बताना पड़ेगा, पेज नंबर 5। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब देखिए क्या करना, डायबिटीज हो गया, टाइप हो गया, थोड़ा सा और देख लेते हैं इटियोलॉजी वगैरह। तो देखिए आपके सामने थोड़ा सा इटियोलॉजी लिख देना, तब ये लिखना भाई, तब काम बढ़िया बनेगा। देखिए तब आपको लिखेंगे तो अपना काम बन जाएगा, जैसे जैसे कहा है वैसे आपको लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको 9-5 लॉन्ग है तो बना चना थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। अब मान लेते हैं हम डायबिटीज दिखा दिए और जो फार्माकोलॉजिकल मैंने 2-3 दवा के नाम बताए, तो उड़ी ने 1-2 पेज भरने वाला नहीं, ऐसा बनाइए कि टीचर को भी लगे अच्छा कुछ आता है। ठीक है, तो लिखा नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज, मतलब अब कहें कारण हो सकता है किस पर्सन को डायबिटीज हो गया, जो बीटा सेल है वो सही से काम नहीं कर रही। पहला जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, रेसिस्टेंस टू इन यानी इंसुलिन फैक्टर यानी फंक्शन, मतलब जो तुम्हारे पास इंसुलिन है वो सही से फंक्शन नहीं कर रही। ओबेसिटी, किसी पर्सन को मोटापा के कारण से भी डायबिटीज हो सकता है। लॉक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, बंदा खा रहा है बैठ के कमरे में, सो रहा है तो गधा हो जाएगा, मोट हो जाएगा, एकदम से चर्बी आ जाएगा, ऐसे गाँव में नहीं बोलते हैं। ठीक, मोटका मोटका बोलने लगेगा। हम सब ग्रुप में एक रहता था लड़का, मोटका बोला जाता था। ठीक है, जो कलुआ तो कलुआ, गोरहर का तो भुअर का, मतलब अलग नाम रख दिया जाता था। ला भैया झेला। ठीक है, अब किए होंगे छोटे क्लास में। ठीक, ये हो सकता है। पैथोलॉजी देखा जाए, पुअर फंक्शन ऑफ बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज, बीटा सेल सही से नहीं काम करेगी तो इंसुलिन हमारे शरीर के अंदर कमी हो जाएगी, जिससे शुगर लेवल बढ़ जाएगा, डायबिटीज मिलाइटस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखा जाए तो क्या लिखना पड़ेगा, कैसे तुम जानोगे भैया इनके डायबिटीज होगा। उनको कलर विजन हो सकता है। कलर विजन मतलब जैसे किसी पर्सन को शुगर बढ़ा होगा ना तो देखेंगे सही से धुंधला सही से नहीं दिखता, तो धुंधला दिखता है, तो वो कारण हो सकता है। लिखा फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शन विद द रिटार्डेड हीलिंग ऑफ कट एंड वुड, मतलब थोड़ा सा कहीं से कट हो गया और घाव लग गया तो जल्दी ठीक है नहीं होगा। ठीक, पॉलीफेजी मतलब क्या होगा, एक्सट्रीम हैंगर, बहुत ज़्यादा हो क्या बंदा खाना खाएगा। पॉलीयूरिया इससे हो सकता है। ठीक, यानी फटीग और हेडेक मतलब क्या हो, थका थका रहेगा और सर दर्द करेगा, तो समझ जाना उन्हें शुगर हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब दवा के द्वारा। इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब उन्हें क्या करना, जब ज़्यादा हो जाता तब इंसुलिन पेन दी जाती है। ऐसे पेन होती है ना पेट की, ऐसे देखिए पेट है, मान लेते ये पेट है तो पेट की यहाँ चर्बी खींची जाती है, इसी में ऐसे थोड़ा सा ऐसे देखिए ऐसे यहाँ से ऐसे दाब दिया जाता है, वो इंसुलिन उनके शरीर के अंदर चला जाता है। इंसुलिन पेन होती है। सल्फोनाइल्यूरिन होता है, जिसमें तुम्हारे पास टलबूटामाइड होता है, क्लोरोप्रोपामाइड होता है, गिल्मीप्राइड होता है। बिगुनाइड के अंतर्गत देखा जाए तो मेटफॉर्मिन होता है। क्या होता है, मेटफॉर्मिन होता है। नेक्स्ट में देखा जाए थियाजेलोडिडियोन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिखें पियोग्लिटाजोन बोलते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, रोसीग्लिटाजोन दिया गया, तो इतने तुम्हारे पास हो जाते हैं। ठीक, जो आपके सामने यहाँ पर टोटल दी गई है।
ठीक, तो ये हमने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा भैया, कहाँ चला गया, क्वेश्चन नंबर ठीक है 3 हो गया। एक्सप्लेन सिम्टम एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ सार्स कोविड-19। देखो भैया कोविड-19 भी क्वेश्चन में घुसा दिया, भी खतरनाक आदमी है जो। ठीक, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो चौथे नंबर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से आप सुनिए। कोविड के बारे में बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब कोविड के बारे में तो बच्चा जानता है, तो ये तो ऐसा उड़ा सकता है धज्जियाँ, इससे भन भन बोलेगा बंदा। ठीक, तो आपको ऐसे हेडिंग डालना पड़ेगा, वायरल इन्फेक्शन सार्स कोविड-2, ये आपको हेडिंग डालना है। ये नहीं डालेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, ये आप मेनली ये डालिएगा। अब ये सार्स कोविड-2 क्या होता है गुरुदेव, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ठीक, तो पहले देखा जाए सार्स का यानी फुल नेम देखो, यस से क्या होता है सीवियर, ए से एक्यूट, आर से रिस्पायरेटरी, और से तुम्हारे पास सिंड्रोम होता है, और सीओ मतलब कोरोना वायरस 2 होता है। तब इसके बारे में समझते हैं। कोरोना वायरस डिजीज 2019 यानी जिसे हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं, इज कॉजेज डू यानी कॉजेज बाय द नोवल कोरोना वायरस, मतलब हमारे कोरोना कौन करता है, एक नोवल कोरोना वायरस होता है, वही हमें कोरोना कॉजेज करता है। ठीक, नाउ कॉल्ड एज, अब इस समय देखा जाए तो उसका नाम दे दिया जाता है सार्स कोविड-2 दिया गया, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 दिया जाता है, इतना बड़ा उसका भैया नाम है। ठीक है, तो सार्स का फुल नेम प्लीज याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक, इट वॉज द फर्स्ट आइडेंटिफाई, ठीक है, एमिड एट द आउटब्रेक ऑफ रिस्पायरेटरी इलनेस कॉजेज वुहान सिटी, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं हुबई, यानी क्या लिखा प्रोविंस चाइना। अब ये नहीं याद रहेगा तब भी, वुहान सिटी चाइना से यानी कंट्री चाइना से क्या होगा उद्गम हुआ था, कोई पूछेगा। ठीक है, ये जी के क्वेश्चन भी बन गया भाई, यानी जो ठीक है कोरोना वायरस था कहाँ से उसका उद्गम हुआ, तो आपको बताना पड़ेगा क्या, वुहान शहर। ठीक है, वुहान शहर चाइना के वुहान शहर से हुआ था, एक लेबोरेटरी से। ठीक, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन के बारे में। अब इटियोलॉजी, क्या कारण है किसी पर्सन को कोविड हो जाता है, काजेटिव एजेंट ऑफ कोविड-19 वाइडली कंटाजिनस यानी कंटाजियस सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम के कारण से हो सकता है। जैसे इट एज्यूम दैट, ठीक है, बीटा वायरस हैज द ओरिजिनेटेड इन बैट, मतलब माना जाता है जो बैट चमगादड़ होती है वो उससे ये ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, उसमें बहुत सारी गंदगी रहती है, तो उस गंदगी से कोरोना वायरस पनप चुका था, तो इससे ट्रांसमिट होती है। अब ट्रांसमिट कैसे होती है, ड्रॉपलेट से, मतलब हम आपके सामने हम छींक दिए तो हमारा ड्रॉपलेट आपके 1-2 मीटर तक जाता है, इसीलिए बोलते हैं 1 मीटर की 2 गज की दूरी है, मास्क है जरूरी है, बोला गया था ना। जब हम ड्रॉपलेट हम जब क्या छींकते हैं तो हमारा ड्रॉपलेट कम से कम हमारे अगल बगल में 1 से लेकर 2 मीटर तक ट्रेवल करता है। अब दूर रहेगा तो बंदा नीचे में गिर के कोरोना मर जाएगा। फिजिकल कांटेक्ट, किसी से कहीं जयराम जी की, उससे हो सकता है, किसिंग से हो सकता है। ठीक है ठीक है, तो ये सबसे हो सकता है दिक्कतें। ठीक, तो हैंड शेक से हो सकता है। कंटामिनेटेड थिंग्स हो गया, ऐसा चीज़ जो कंटामिनेटेड है, जैसे बोलते थे बोलते क्या थी, ये सामान न खरीदियो, सामान खरीदियो तो देखेंगे बाहर लोग रखवाते थे उस पर, ठीक है, स्प्रे वगैरह करके तब यूज करते थे, ते भी कईयों कारण हो सकता है। तो यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ दिया गया है। अब पैथोलॉजी देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या क्या दिया गया, पैथोलॉजी में क्या क्या, पैथोजेनेसिस में क्या ले रखा, इंट्रू यानी एंट्री ऑफ कोरोना वायरस, मतलब सबसे पहले शरीर के अंदर कोरोना वायरस जाएगा। माइक्रोफेज एक्टिवेशन होगा, मतलब उसका एक फेज स्टेज है, माइक्रोफेज एक्टिवेशन होगा, इम्यूनिटी सिस्टम को फेल कर देगा। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर बचाने वाली इम्यूनिटी सिस्टम है, जैसे हमारे देश को बचाने वाले हमारे देश के जवान आर्मी यानी सोल्जर हैं। ठीक है, उनको यानी कोई देश से आएगा तो पहले उनकी ऐसी तैसी कर देंगे जैसे इस समय कर ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर इम्यून होता है, ठीक है, जो क्या कर देता है, अब देखिए लड़ता है, जब यही फेल हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस इज ए इपिथेलियल सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं, अब देखिए हमारे शरीर के अंदर जाएगा, जो इपिथेलियल सेल हमारे शरीर के अंदर उसको डैमेज करेगा, अब वहाँ इन्फ्लामेशन करेगा। एक्यूट लंग प्रॉब्लम यानी लंग्स प्रॉब्लम, ये एक्यूट लंग्स प्रॉब्लम लंग्स में प्रॉब्लम करेगा, जिससे रिस्पायरेशन आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल अगेंस्ट फेल आर्गन फेल, मतलब जो देखिए सांसिया से सब कुछ चल रहा है ना, सांस से एनर्जी मिले, सब किसी सेल को जब ऑक्सीजन मिलबा नहीं करेगा तो धीरे धीरे फेल हो जाएगा, धीरे धीरे फेल हो जाएगा तो उस आदमी की डेथ हो जाएगी, जो बहुत दर्दनाक डेथ होती थी। ठीक, तो ये हो गया कोरोना के बारे में। और क्या दे रखा, ठीक है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन हमें करना पड़ेगा भाई। तो यहाँ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, किसी पर्सन को देखेंगे तो कैसे कहेंगे इनको कोरोना हो गया है, तो कईयों चीज़ है, जैसे पहला दे रखा है, ठीक है, फीवर उन्हें होगा, ड्राई कफ होगा, ठीक है,
टायर्डनेस, थका थका रहेंगे। अदर सिम्टम जैसे एक होगा और तुम्हारे पास दर्द होगा और तगड़ा पेन होगा। सोर थ्रोट होगा, मतलब यहाँ से थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाएगा। डायरिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, ये CCE रखेगा, ठीक है, हेडेक हो सकता है। लॉस ऑफ स्मेल, कहते हैं ना तुमके सूंघा हो, सूंघता नहीं तो भैया तो कोरोना हो गया उस समय तो बड़ी मजा आया था गाँव में, तो बड़ी कम से कम 5-7 महीना तो खूब मैच हुआ था हमारे गांव में, ठीक है। पुलिस वुलिस आती थी तो ज्योति ज्योति लोग भागते थे, ठीक है। लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट, यानी सूंघ नहीं सही पाते थे। रेसेस ऑन स्किन, मतलब हमारे स्किन पे रेसेस हो जाते थे। चेस्ट पेन, और तुम्हारे पास सांस लेने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। तो समझ जाना ये तुम्हारे पास कोरोना का सिम्टम्स था। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है, बिना दवा के कैसे कर देना है, ठीक है। ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती थी, ठीक। उसके साथ वेंटिलेशन पे उस बंदे को रखा जाता था और योगा करने के लिए कहा जाता था, ठीक। अनुलोम विलोम की सांस लंबी लो छोड़ो, ये किया जाता था नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। बट ये ज़्यादा एक्टिव नहीं था, ठीक। आपकी इम्यूनिटी जितना एक्टिव थी। अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में देखा जाए तो एंटीवायरल ड्रग्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेमडेसिविर बोलते हैं, ठीक। ये दिया जाता, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता था भाई, याद रखना। लिखा है रिटनोवाइर दे रखा है, निरमा, ठीक है, लिख रखा है निरमा ट्राईवीर दे रखा है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक के अंतर्गत देखा जाए तो ये कहाँ दी जाती है, दीज एड, ठीक है, दीज एड द इम्यून सिस्टम इन द रिकॉग्नाइज द रिस्पॉन्सिबल, यानी रिस्पॉन्डिंग टू वायरस मोर इफिशिएंट, यानी क्या होता है, इफेक्टिव होता है। कहने का मतलब ये जो मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक होती हमारे शरीर के अंदर जाती थी और इम्यून से कहती है चल इनके मार दिया जा ऐसी तैसी कर लिया, तो इम्यून भी ताकत हो जाता था क्योंकि इसको दोस्त मिल गया। उसके बाद वायरस पे देखिए रिस्पॉन्ड करता था और उसे क्या कर देता था, वायरस को पूरी तरह से खत्म कर देता था। लेस्ट लिखा है पैक्सलोवाइड दे रखा, ठीक है। पैक्सलोवाइड देखा जाए तो जिसे हम क्या बोलते हैं, निरमा, ठीक है, लिख रखा निरमा ट्रेवीर और तुम्हारे पास रिटोनावीर, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से ये दवाइयाँ बनाई जाती थी जो और एक्टिव हो जाती थी। रेमडेसिविर सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है। लिखा है बेब्टालो वी माप दे रखा, ये भी हो सकता है। दे रखा है मलनुप्रिरादिन दे रखा, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेगी वीरो देते हैं, ठीक। तो ये होगा। और वैक्सीन की बात की जाए तो कोविशील्ड, कोवैक्सीन, बहुत सारा वैक्सीन, तो भी आप यहाँ छाप सकते हैं। तो ये आपके सामने क्या था, कोविड के बारे में, जो हमने क्या कर दिया, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है जी, कॉपी नंबर, ठीक है, क्या दे रखा है जी, चौथा तो हो गया ना, पांचवा। यहाँ पर छोटे छोटे दिया है भाई, क्या किया जाए, बट मैनेज आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या दे रखा है जी, पांचवा नंबर, डिस्कस पैथोजेनेसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहलिक लीवर डिजीज, मतलब एल्कोहलिक लीवर डिजीज के बारे में बताना पड़ेगा। नहीं दिख रहा तो ऐसे हाथ में ले लेते हैं भाई, दिख रहा है ना, देखिए क्या लिख रखा है, डिस्कस पैथोजेनेसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहलिक लीवर डिजीज, इसके बारे में आपको 5वां नंबर ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, तो इसको भी हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने देखिए एल्कोहलिक लीवर डिजीज दिया गया है। अब एल्कोहलिक लीवर डिजीज क्या होता है, जो आप मार रहे हैं बड़ी ज़्यादा, पी रहे हैं खूब, लैला वैला मार रहे हैं, कहेंगे सर हम तो देसी नहीं पीते, विदेशी पीते, उससे भी हो सकता है भाई, वो तो परसेंटेज डिफरेंस पे होता है एल्कोहल, ठीक। एल्कोहल भाई आपसे अनुरोध है, ठीक, ज़िंदगी में कोई भी काम कर लेना, ठीक है, ज़िंदगी में कोई भी काम कर लेना, बट एल्कोहल नशा को साथ हाथ मत लगाना भाई, कईयों की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। हमारे सामने हम इमरजेंसी में काम करते हैं, ठीक, कईयों साल हो गया किए होते, देखें भाई, ठीक है, पी के लोग क्या कर देते हैं, पूरा घर बर्बाद कर देते हैं, अच्छी अच्छी लड़कियां, पढ़ाई नुकसान हो जाती हैं, ठीक है। अभी क्लासेस चलाते हैं, देखते हैं ना भाई, ठीक, ऐसे कि उनको कॉपी के लिए पैसा नहीं है भाई, क्या किया जाए, 9th-10th में पढ़ रहे हैं, बिना फीस का पढ़ा दिया जाता, चलो भाई पढ़ो, कभी न कभी तुम्हारी तो ज़िंदगी सुधरबा करेगी, ठीक। ऐसी कंडीशन आ जाती। तो आपसे एक अनुरोध है, ठीक है, एक टीचर के नाते बोल रहे हैं, ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी कर लेना, बट ये सारी चीज़ें न कर देना, कभी मत करना भाई, घर उजड़ जाता है, ठीक है। और ठीक, एक आशा होती है भी, मान लेते हैं जितने लेबर पर्सन होते हैं वो करते क्या है एक्चुअल में, दिन भर 400-500 कमाएं, मार देंगे 2-3 शीशी। अब वो जब पीने की लत लग जाती तो पहले 1 शीशी, 2 शीशी, 3-3, 4-4 शीशी बैठ के पी जाते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद 100 रुपया का क्या लेंगे, सब्जी उब्जी लेंगे। उसके बाद अब 400 कमाए, 200 पी गए और 200 तुम्हारे पास 100 सब्जी ले लिया। अब 100 में पूरा घर परिवार चलाना है, सबकी पढ़ाई, मम्मी की लूगा साड़ी सब, कुछ भी नहीं हो पाता है, ठीक है। क्या करें, मम्मी भी परेशान रहती है, ठीक, बच्चे तो परेशान ही रहते हैं। उसके बाद जाकर नाली में गिरेंगे, गरियाएंगे, ठीक। तो ये सब होती है, बेइज्जती तो अलग से होती है, ठीक है, इनका बाप पीता है,
ठीक है। तो आपसे अनुरोध है, ठीक है, ये सब प्लीज़ मत करिएगा। हमारे ही ये गांव में है, गांव में ही है, कौगियो घर हमने देखा उससे उजड़, ठीक है, अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, ठीक है, सब बर्बादी के कगार पे आ रही हैं, ठीक। तो ये तुम्हारे पास प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करिएगा। एल्कोहलिक लीवर डिजीज, अब ये क्या होता है, कोई बंदा लंबे समय से एल्कोहल ले रहा है तो उसका लीवर धीरे 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 डैमेज हो जाता है। तो अब एल्कोहल का मतलब क्या होता है, एथेनॉल, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसका फार्मूला C2H5OH होता है, एथेनॉल पीते हैं, ठीक। ये हो गया एथिल एल्कोहल हो गया, इसको पिया जा रहा है। अब ये डिफिनेशन क्या लिख रखा है, एल्कोहलिक लीवर डिजीज इज ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज इन द लीवर रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव ओवर, लिखो एल्कोहल कंजप्शन, ऐसा कोई बंदा है जो क्या कर देता है, ओवर कंजप्शन करता है, यानी ज़्यादा अमाउंट में एल्कोहल ले रहा है, तो वो जो यानी लीवर की जो सेल होते हैं, यानी सेल के जो तुम्हारे पास लीवर सेल होते हैं ना, ठीक है, लीवर हमारे शरीर की एक सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, वही डैमेज हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे घर में, ठीक है, मालिक पे कोई विपत्ति आ जाती तो समझ लो पूरा घर बर्बाद हो जाता है, ठीक है, ठीक। तो भगवान ऐसा कभी ना करें किसी मम्मी पापा को, ठीक है। जब एडल्ट हो जाए, मरना तो सबको तय है, जब एडल्ट हो जाए तब मरते रहे तो ज़्यादा अखरता नहीं है, बट छोटे छोटे बच्चे देखते हैं भाई रोड पे आ जाते हैं, ठीक है। तो एल्कोहलिक कंजप्शन कोई बंदा ज़्यादा करता तो लीवर डिजीज हो जाता, उस बात तुम्हारे पास उस पर्सन को एल्कोहलिक लीवर डिजीज बीमारी हो चुकी है। इसमें क्या होगा, सीवियरिटी एन तुम्हारे पास प्रोस लिखा है, प्रोप्रेसिव रेट ऑफ एल्को यानी लीवर इंजरी डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ एल्कोहल कंज्यूम, लिखा कंज्यूम एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सेसिव ड्रिंक, मतलब कोई ऐसा बंदा जो ज़्यादा अमाउंट में क्या कर रहा है, ठीक है, पी रहा है एल्कोहल को, तो लीवर धीरे 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 इंजर्ड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा वो आदमी, उसको समझ लो डिजीज हो गई, एल्कोहलिक लीवर डिजीज। अब तो लीवर के साथ साथ किडनी भी फेल हो जाएगी भाई। इटियोलॉजी, अब काहे होता है, कोई ओवर कंजक्शन ऑफ एल्कोहल, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में एल्कोहल पी रहा है। डिजीज अकर मोर कॉमनली इन द सेम फैमिली वोमेन, ठीक है, वोमेन आर द कंपेरेटिवली मोर देन ऑफ द मेन। अब ये देख रहा है डिजीज सबसे ज़्यादा देखा जाए तो तुम्हारे पास सम फैमिली वोमेन को हो, ठीक है, वोमेन को कम होता है, ठीक है, वोमेन को कम होता है कंपेयर टू फीमेल, ठीक, सॉरी मेल, ठीक है। क्यों, लड़कियां शराब थोड़ी नहीं पीता, इंडिया कल्चर में तो बहुत सारी चीज़ें भी सेफ बची हुई है, अदर कंट्री में देखा जाए तो सब लोग पीते हैं। तो ये इटियोलॉजी हो जाएगा। पैथोजेनेसिस में देखा जाए तो तुम्हारे पास एक्चुअल में होता क्या है, ये सब आप नहीं लिखेंगे तभी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ठीक, इसको लिख लेंगे तब भी कोई टेंशन नहीं, नहीं लिखेंगे तुम्हारे पास तभी ये हो जाता है। सबसे पहले देखो कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल ले लिए, एसिटल्डिहाइड टॉक्सिक नेचर हमारे शरीर के अंदर बनाएगा, लीवर सेल धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा, ठीक। उसके बाद Na, ठीक है, डी बनेगा, NAD मतलब क्या होगा, निकोटिनामाइड, ठीक है, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड होता है, रिड्यूज होगा किसमें, ठीक है, रिड्यूज टू, ठीक है, रिड्यूज टू NADH, NADH मतलब क्या होता है, निकोटिना एमाइड, ठीक है, निकोटिना एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन होता है, ठीक। अब ये क्या करेगा, इनहिबिट द ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस और यानी डिक्रीज द फैट यानी फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, हमारे शरीर के अंदर जो फैटी एसिड है लीवर में डिपोजिट होने लगा, कहता है लीवर इनका बढ़ गया है, इन लीवर इंक्रीज स्टोरेज ऑफ द एक्स्ट्रा फैट इन लीवर, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट है वो धीरे धीरे क्या होगा, स्टोरेज होने लगेगा, तब दिक्कत होगी। फैटी लीवर वो क्या हो जाएगा, वो बंदा, ठीक, फैटी लीवर हो जाएगा तो लीवर धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे क्या लिख रखा है, यहाँ पर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखा जाए तो कैसे जानेंगे, लॉस ऑफ एपेटाइटिस, भूख खत्म हो जाएगी, जॉइंडिस उन्हें पीलिया हो जाएगा, लोअर यानी तुम्हारे पास देखिए हमारे शरीर के अंदर लीवर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो समझ लो पीलिया हो जाएगा, ठीक, उनके शरीर पीला होने लगेगी, फीवर होगा, पेन ऑफ एब्डोमेन होगा, हाइपर टेंशन हो जाएगा उन सबको, फटीग एंड वीकनेस हो जाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। रेड कलर स्पाइडर लाइक तुम्हारे पास ब्लड वेसल ऑन स्किन, मतलब क्या कर रखा है, जो हमारी ब्लड वेसल है ये सब तुम्हारे पास रेड, देखो ये नॉर्मल है ना, तो ये क्या हो जाएगी, रेडिश कलर की, जैसे जाल नहीं होता उस नुमा हो जाएगी, पेल तथा काले कलर ऑफ द स्टूल, जो आप टॉयलेट करेंगे, ठीक है, स्टूल करेंगे वो क्या हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा या काले कलर का हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक, ब्राउन कलर का हो जाएगा, तो दिक्कतें हो सकती। देखिए आपको यूरिन में कोई प्रॉब्लम येलो कलर होता नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल यदि देखो दवा ववा खा रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं, यदि पेशाब में कोई दिक्कत हो, टट्टी में कोई दिक्कत हो, तुरंत आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है, मम्मी पापा से एडल्ट से बताना है, ठीक, फिर अपना काम करेंगे, दिखाएंगे, नहीं होता किसी सरकारी हॉस्पिटल में जांच वगैरह करा सकते हैं, ठीक। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब क्या कर सकते हैं, अवॉइड एल्कोहल, एल्कोहल तो पूरी तरह से आपको अवॉइड कर देना है। टेकिंग हेल्दी डाइट मतलब आपको अच्छी तरीके से हेल्दी डाइट लेना, वो भी लिक्विड वाली चीज़ें, क्योंकि लिक्विड हमारे शरीर के अंदर जाती है कंपेयर टू सॉलिड। इनटेक
लिखा लो इंटेक ऑफ साल्ट, मतलब साल्ट की मात्रा बहुत कम लेनी है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, जैसे तुम्हारे पास इन हिपैटिक, ठीक है, हिपैटिक में देखा जाए, देखिए मोस्टली देखा जाए किसी लीवर डैमेज होता है ना, तो आप देसी की तरफ भागिए, ठीक है। देसी की तरफ क्यों भागेंगे, क्यों, दवा नहीं खाएं, क्योंकि हमारे लीवर ही ऐसा है कि जो अपने आप रिपेयर कर लेता है, डैमेज को क्या कर देता है, रीजनरेशन पावर होती है। तो आप थोड़ा सा देसी की तरफ जाएंगे ना, ठीक है, पेडनिस जो नॉर्मल दवा ववा नहीं खाएंगे तब भी अपने आप रिपेयर हो जाएगा। ऑयली चीज़ छोड़ देंगे, मसाला वगैरह छोड़ देंगे, नॉर्मल खाएंगे तब हो जाए। इन हिपैटिस में देखा जाए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आर यूज, जैसे तुम्हारे पास पेडिसोलोन हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास जाइफ्लूलीन हो जाएगा। लीवर सिरोसिस में तुम्हारे पास डायूरिटिक दिया जाता है, जो यूरिया को जल्दी जल्दी बाहर निकाले। यानी बीटा ब्लॉकर दिया जाता है। एंटीबायोटिक दिया जाता है, विटामिन के दिया जाता है, ठीक। जो प्रमोटर दिया जाता है, जो लीवर, जैसे लीवर टॉनिक वगैरह दिया जाता है, लीवर को बूस्ट करे, काम कर दे आराम से। तो इतना चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना ही लिखना पड़ेगा, ठीक। अंत तक बने रहेंगे तो आप ही के लिए भाई बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक, ऊपर थोड़ा सा कर देते हैं, नहीं दिख रहा है, यहीं पर दिख रहा है। चलिए करिए, छठा नंबर, राइट ए नोट ऑन द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन मैनेजमेंट ऑफ रिमोटॉइड आर्थराइटिस। अब ये इसके क्वेश्चन के बारे में समझिए, देखिए ध्यान से दोबारा क्वेश्चन पढ़िए। पांचवा नंबर क्या करिए, रेमेटॉइडिक आर्थराइटिस के बारे में आपको बताना पड़ेगा। रेमेटॉइडिक आर्थराइटिस क्या होता है, सुने होंगे, बूढ़ आदमी कहते हैं अरे भैया गुड़वा पिराता हो, ठीक, तो ये दिक्कत करता है। तो उसका हमें क्या क्या बताना है, सबसे पहले रेमेटॉइडिक आर्थराइटिस क्या होता है इसके बारे में बता देना पड़ेगा, ठीक। फिर इसका इटियोलॉजी बता देना पड़ेगा, मतलब डिटेल में, क्योंकि लॉन्ग में है तो मैंने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वगैरह सारा दिखाना पड़ेगा। तो आपके सामने ये रहा रेमेटॉइड आर्थराइटिस, इसके ऊपर हमने डायग्राम बनाया, इसको ध्यान से सुनिए। जैसे हड्डी ए हो गई, हड्डी ये कहाँ की है, जो हमारी नीचे वाली गोड़ की हड्डी होती है वैसे है, देखिए ए हो गई, ये तुम्हारे पास बी हो गया। अब इनके बीच में, अब देखो एक हड्डी से एक हड्डी को पकड़ने वाला तुम्हारे पास क्या होता है, हमारे पास लिगामेंट होता है। क्या होता है, लिगामेंट होता है, ठीक। अब इनके बीच में जो ये भरा हुआ तो इसको क्या बोला जाता है, एक नाम दिया जाता है कार्टिलेज दिया जाता है, जो दोनों हड्डियों के फ्रैक्शन को क्या कर देता है, कम करता है। तो आपके सामने दिया गया है यहाँ से, ठीक। अब ये समझे, अब इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो समझ लो आर्थराइटिस हो चुका है। तो ये क्या लिख रखा है, अब समझिए रेमेटॉइडिक आर्थराइटिस क्या होता है। रेमेटॉइडिक आर्थराइटिस इज ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी मस्कुलो, यानी क्या लिखा, मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर होती है, जो अफेक्टिव मल्टीपल ज्वाइंट एंड कनेक्टिव टिश्यू, मसल, टेंडन, फाइबर टिश्यू, इन सबको ये डैमेज करता है। सिंपल सा रेमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जो सूजन हो जाती है, कहाँ कहाँ, जितने भी ज्वाइंट होते हैं वहाँ सूजन हो जाएगी। कनेक्टिव टिश्यू, जैसे तुम्हारे पास जहाँ जहाँ कनेक्शन का पोर्शन है, जैसे ये उंगली यहाँ पर कनेक्शन है, ठीक, यहाँ पर दर्द होने लगेगा, ठीक है। मसल में दर्द होगा। टेंडन, मतलब टेंडन क्या होती है, जो मसल से हड्डी को जोड़ती है, टेंडन हो जाएगा। फाइब्रस टिश्यू, इन सब में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे रेमेटॉइड आर्थराइटिस के अंतर्गत आती है, ठीक। टाइप देखा जाए तो तुम्हारे पास कई है। सबसे पहले दे रखा है टाइप ए में सेरो पॉजिटिव रेमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें क्या होता है, इट मीन योर ब्लड हैज़ द एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी डेट यानी डेट कैन अटैक यू बॉडी, मतलब क्या कर दिया है, इन्फ्लामेशन योर जॉइंट, मतलब आपके शरीर में जो एंटीबॉडी बन रही, आप ही के शरीर में क्या कर रही है, हमला कर रही है, ठीक। तो उसको क्या बोलते हैं, सेरो, ठीक है, पॉजिटिव रेमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। सीरो निगेटिव तुम्हारे पास क्या होता है, इट मीन दिस सिचुएशन वेयर बीटा एंटीबायोटिक आर अब्सेंट होता है, तो तुम्हारे पास सीरो निगेटिव के अंतर्गत आता है। जुवेनाइल आर ए देखा जाए तुम्हारे पास जुवेनाइल रेमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। दिस आर ए सीन मोस्टली चिल्ड्रेन अंडर द 16, मतलब ये देखा जाए तो जो 16 साल के बच्चे कम रहते हैं उनको देखने को मिलता है, बट ये बहुत जल्दी कवर हो जाता है। क्यों, क्योंकि उनकी बोन बड़ी तगड़ी काम वर्क करती है। चिल्ड्रेन विद द जुवेनाइल रेमेटॉइडिस आर्थराइटिस कॉजेज द फीवर, रेसेस और लिम्फो नोड हो सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम रहेगी तो समझ लो ये कैटेगरी। अब किए हुई बताएगा, जैसे एक नंबर पे पूछ दे कि यानी कि जुवेनाइल आर्थराइटिस रेमेटॉइड आर्थराइटिस बताइए, तो आप इतना लिखेंगे एक नंबर बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या दिया है जी, इटियोलॉजी देखा जाए तो क्या क्या कारण हो सकता है, ठीक। जेनेटिक हो सकता है, इन्वायरमेंट, मतलब ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पर बहुत सारी पॉल्यूशन वगैरह है, ठीक, तो उसमें हो सकता है। एबनॉर्मल एक्टिविटी से हो सकता है, ठीक। हार्मोन के कारण से भी हो सकती है, ठीक। तो ये सब आप मेंटेन करेंगे काम हो जाएगा।
पैथोजेनेसिस में देखा जाए तो एक्चुअल में क्या होता है, सबसे पहले ई यानी लिखा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा, मतलब ऑटो इम्यून धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा। एक्टिवेशन ऑफ CDAN प्लस में टी सेल होते हैं, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो प्रोडक्शन करेंगे किसके, साइटोकाइनेसिस का। उसके बाद TNF और IL-6 होता है, ठीक। साइटोकाइनेसिस इंड्यूज इन्फ्लामेशन होगा, वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो समझ लो आपको क्या हो गया, रेमेटॉइड अर्थराइटिस की कंडीशन हो चुकी है। तो ये आपके सामने दिए गए है। अब तुम्हारे पास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखा जाए तो क्या होता है, सबसे पहले मोस्ट कॉमन सिम्टम देखा जाए तो जॉइंट पेन होता है, मतलब जॉइंट में बड़ी तगड़ा पेन होता है, जॉइंट स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, वार्थ और रेडनेस हो जाएगा, जॉइंट स्टिफनेस, मतलब जो जितने भी जॉइंट हो स्टिफनेस हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाती है, बुढ़ौती में सबसे ज़्यादा होता है भाई, ठीक है। अदर सिम्टम जैसे फटीग, आपको थका थका महसूस होगा, लॉस ऑफ एपेटाइटिस, आपकी भूख मर जाएगी। तो ये सब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हो सकता है। नान, ठीक है, नान तुम्हारे पास फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में देखा जाए तो बिना दवा कैसे कर सकते हैं, पेशेंट को पूरी प्रॉपर अमाउंट में रेस्ट करना है, ऐसी जगह बैठना जो आपका पैर मोस्टली सीधा रहे, कि नहीं मुड़े मुड़े लंबे समय तक रहे तो हो सकता दर्द करेगा। CRE, कोई भी लेडीज हो या जेंट्स, लोकल थेरेपी की जाती है, मतलब थोड़ा सा टहले, ठीक है, उस पर थोड़ा सा पट्टी वट्टी लगा के इसे गर्माहट प्रोवाइड किए रहे हैं, जिससे आपको कार्टिलेज रहे वो मेंटेन रहे। यूज फिजिकल सपोर्ट का प्रयोग करना, जैसे आप लंबे समय तक चल रहे हैं तो लाठी वगैरह का उपयोग कर सकते हैं, ठीक। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंतर्गत देखा जाए तो अर्ली स्टेज में तुम्हारे पास रहता है तो तुम्हारे पास DMR, ठीक, ARD जैसे डिजीज मोडिफाई एंटी रेमेटॉइड ड्रग्स दी जाती है जो रिड्यूज कर देती है उसके सिम्टम को, जैसे मेथोट्रीजेट दे रखा है, लिख रखा है लेफ्यूनोमाइड दे रखा, तो ये सब ड्रग्स आती है। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स में कौन सा आती है, जैसे डाइक्लोफेनेक का यूज किया जाता है, आइबुप्रोफेन का प्रयोग किया जाता है, नेप्रोजेल, ठीक है, जेन सोडियम का प्रयोग किया जाता है। स्टेरॉइड में देखा जाए तो पेडनिसोलोन का प्रयोग किया जाता है। बायोलॉजिकल एजेंट में देखा जाए तो इसका प्रयोग किया जाता है, जो ऊपर बताए हैं यहाँ पर, इसमें ये दवाइयाँ आती हैं। टारगेट सिंथेटिक, जिसे हम DMARD बोलते हैं, इसमें तुम्हारे पास क्या लिखा है, टैफोसीटी, ठीक है, सीटी माइब दे रखा है, यूपा डेसी, ठीक है, डेसीटी माइड दे रखा, तो ये सब दे गई हैं। तो ये आपके किसके अंतर्गत आती है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंतर्गत आती है। तो आपके सामने यहाँ पर हमने टोटल देखा है। ये नेक्स्ट में क्या दे रखा गुरुदेव, इसके बारे में बताइए। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, अब इसके बारे में आप पढ़िए, ठीक है। क्या दे रखा बाबू, बोलिए। राइट ए नोट ऑन इटियोपैथोजेनेसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, मतलब एनीमिया क्या होती है, आयरन की कमी से देखेंगे बीमारियां होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, यानी एनीमिया देते हैं। अब इसकी कमी से जब कोई डिजीज होता है तो उसके बारे में हमें क्या क्या बताना है जी, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता देना है, मतलब पूरा लिख देते हैं। अब इसको यानी इटियोजेनेसिस को थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, पैथोजेनेसिस को, ठीक है। तो ये आपके सामने दिया गया है, ठीक। तो देख सकते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ऐसे आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी और लास्ट में आपको बताएंगे कैसे, और एक्चुअल में हेडिंग थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हम क्या कर सकते हैं, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इज आल्सो काज्ड एट माइक्रोसिस्टिक एनीमिया बोला जाता है, माइक्रोसिस्टिक एनीमिया बोला जाता है। एक कंडीशन इन विच ब्लड डू नॉट हैव द इनफ हेल्दी आरबीसी इज कॉल्ड एनीमिया होती है। अब इसका मतलब क्या समझिए, इतना बड़ा इंग्लिश नहीं बड़ी बाबू, कोई टेंशन नहीं। अब देखिए ध्यान से, हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, आरबीसी होती है, ठीक। अब ये आरबीसी क्या कह रखा है, ठीक, जितनी देखो कह दिया ब्लड डज नॉट हैव द इनफ हेल्दी आरबीसी, मतलब देखिए हमारे शरीर के अंदर तुम्हारे पास ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड के अंदर तुम्हारे पास क्या होता है, आरबीसी होता है, ठीक है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और आपके सामने प्लेटलेट्स होता है। 3 चीज़ें होती हैं, यस सर 3 चीज़ें होती हैं। अब ये होता क्या, देखिए ये 3 चीज़ें होती हैं तो आरबीसी, हमारे शरीर के अंदर आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हमारे आर्गन को, जो तुम्हारे पास आयरन है उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी। ये जो आरबीसी है इसमें तो तुम्हारे पास जो हीमोग्लोबिन वो सही से नहीं बन पाती है या ना के बराबर बनती है, बन नहीं करती, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, आयरन की कमी, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया बोलते हैं। वही देखो, इनफ हेल्दी आरबीसी नहीं बन पाती, आरबीसी मतलब हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा था, उस कंडीशन को एनीमिया बोला जाता है, ठीक। डिफिशियंसी एनीमिया अकर्स ड्यू टू द लॉक ऑफ क्या,
आयरन, आयरन की कमी से ही क्या हो जाता है, आपको एनीमिया हो जाता है। तो इसीलिए कम से कम, देखिए एडल्ट हैं, देखिए साग किसी को खाने का मन नहीं करता, बट हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कोई ग्रीन फ्रूट खाना है, ठीक, फ्रूट नहीं खा पाते हैं तो हमें ग्रीन वेजिटेबल खाना, वो भी नहीं खा पाते हैं, साग वगैरह क्या कर सकते हैं, खाइए, किसी भी तरह से खाइए बट खाइए, ठीक, क्योंकि आयरन की वो कमी को क्या कर देता है, दूर करता है। तो ये हो गया आयरन डिफिशियंसी अनीमिया का इंट्रोडक्शन। इटियोपैथोजेनेसिस पूछा था, तो इटियोपैथोजेनेसिस में काहे का क्या कारण है कि भाई ये इनको एनीमिया हो गया, ब्लड लॉस हो गया, लक बाई चांस कहीं किसी का एक्सीडेंट केस हो गया, ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया तो एनीमिया हो सकता है। लॉक ऑफ आयरन इन ब्लड, मतलब ब्लड है बट उसमें आयरन की मात्रा है ये नहीं है, तब वो हो सकता है। लिखा इनएबिलिटी टू एब्जॉर्ब आयरन, मतलब हमारे शरीर के अंदर आयरन भी है, हीमोग्लोबिन है, मतलब जो आयरन एब्जॉर्ब करना चाहिए वो ही नहीं है, तो उससे भी दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक। प्रेगनेंसी के टाइम, जैसे प्रेगनेंसी में देखा जाए तो औरतों को प्रोटीन हो गया, आयरन की कमी और कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए सरकार खुद ही देती है, लो भैया ले जाओ, आशा को देती है, आ जाओ, आशा भर भर के ले जाती हैं। प्रेगनेंसी में हमें ज़्यादा अमाउंट में खाना चाहिए, उसमें क्या चीज़, आयरन खाना चाहिए, कैल्शियम खाना चाहिए, प्रोटीन खाना चाहिए, ठीक है। अब इनको दिखाने के लिए मदर चाइल्ड हेल्थ केयर सब जगह खुला होता है। आप जाइए किसी गायनोलॉजिस्ट, मतलब ऐसे डॉक्टर को दिखाइए जो गायनोलॉजिस्ट हों, ठीक है, तो उन सब के बारे में बताएंगे अच्छे तरीके से, ठीक, जांच वगैरह कराती हैं, ठीक। लिखा लॉक ऑफ आयरन इन डाइट, मतलब आपके खाने में आयरन की कमी तब भी हो सकती है। इंडोमेट्रियोसिस हो सकती है, ठीक है। लिख रखा हैवी ब्लड लॉस ड्यूरिंग द एमसी मतलब क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी फीमेल में देखा, लड़कियों में देखा जाए तो उनको ज़्यादा अमाउंट में, देखिए लड़कियां जो होती हैं घर में करती क्या है, जैसे सब लोग खा लेते हैं, जो बच्चा कुचा रहता तब खाती, एक्चुअल रियलिटी है। अब वो भी नहीं रियलिटी, कहेंगे सर हमारी सिस्टर खा जाती है, इससे नहीं वैसे, ठीक है, तो आपकी मम्मी होंगे देखेंगे सब कुछ खा जाते हैं, पापा भाई बहन सबको खा जाते हैं, लास्ट में बचता है तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं। नहीं, आपसे अनुरोध है, लड़कियाँ जितनी भी हैं वो प्रॉपर फूड खाएँ, क्यों, क्योंकि लेट में देखा जाए तो हर एक मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो ब्लड का लॉस ज़्यादा होता है, ठीक, तो प्रॉपर अपने हेल्थ का ध्यान देनी चाहिए, ठीक है, ठीक। लड़के हैं कहीं घूमे फाएं, उनको थोड़ी मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है भाई, ठीक है, तो उनका ब्लड का लॉस नहीं होता है, ठीक है, आपको दूसरा मत सोच लेना जो लड़के हैं भाई, ठीक है। तो इंडोमेट्रियोसिस हो जाएगा, जो ब्लड लॉस होता है एमसी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के जरिए, उसके कारण से भी आपको एनीमिया हो सकता है। जेनेटिक हो गया, किसी किसी को जेनेटिक रहता है कि जन्म से, मतलब मम्मी पापा दादा नानी काका से आ जाता है, तो ये हो जाएगा इनके। पैथोजेनेसिस देखा जाए तो काहे होता है, ठीक है, तो आपके सामने दिया गया। आयरन इन नेसेसरी फॉर द, ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन, ठीक है, यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, मतलब क्या कर रखा, हीमोग्लोबिन क्या होगा, प्रोडक्शन को कम कर देता, मतलब जितना चाहिए कर्ब नहीं कर रहा है, तब आयरन की आपके शरीर के अंदर आयरन की कमी हो जाएगी, वो अन्य किसी भी रीजन से हो सकता, यानी अफेक्ट होता है हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन, हीमोग्लोबिन बनबा नहीं करेगा। अनहेल्दी यानी आरबीसी क्या हो जाएगी, इसके बिना अनहेल्दी हो जाएगी। जैसे आपके कोई दोस्त रहते हैं ना, कहते हैं यार ते नहीं आवे मजा नहीं आया वाला, तो उसी तरह से आप क्या कर देते, वो नहीं आता तो क्लास में से महिला की तरह बैठे रहते हैं, है ना, तो उसी तरह से ये आरबीसी है, हीमोग्लोबिन की ये तनहाई है, जैसे आप हैं और आपकी वाली है ठीक है, एक दूसरे के लिए बने हैं, तो अब वो नहीं आएगी तो चुपचाप बैठे रहेंगे कि आज आई ना यार, मज़ा ना यार, भाई बेफालतू भी स्कूल चल गई, ऐसा बोलते हैं, ठीक। तो ये तुम्हारे पास अब इसकी जब कमी होगी तो आरबीसी अनहेल्दी खराब हो जाएगा, तो डिफिशियंसी एनीमिया आपको कॉजेज हो जाएगी, ठीक। फिर क्या दे रखा है, ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या बताना पड़ेगा, कैसे तुम जानोगे कि भैया इनको आयरन की ही कमी है, ठीक। तो इसमें लिखा वीकनेस होगी, एक्सट्रीम फैटिग, मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें क्या होगी, थकान होगी, यानी येलो कलर स्किन हो जाएगी, उनके स्किन क्या हो जाएगी, येलो कलर हो जाएगी। जैसे अभी देखिए यहाँ से करेंगे तो आपको देखो रेड कलर का दिख रहा है, जैसे आँख के नीचे आपकी मम्मी से दिखाना है, खुद शीशे में देखना है, ऐसे करेंगे तो रेड कलर का रहेगा, तो समझ लो हीमोग्लोबिन है। या आप क्या करेंगे, ऐसे बहुत तेज चाप कैसे करेंगे ना, तो जब यहाँ पर देखिए ऐसे जब चापेंगे तो यहाँ पर रेडनेस होगी, देखिए रेडनेस जब होगी समझ लो प्रॉपर अमाउंट में हीमोग्लोबिन है। चेस्ट पेन हो सकता है ड्यू टू द डिफिशियंसी, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जा रहा है, ऑक्सीजन वो नहीं मिल पा जा रहा है, ठीक। हेडेक हो सकता है, सर दर्द हो सकता है। इंक्रीज हार्ट रेट, यानी हार्ट बीट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो गया। इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, मतलब आपके जीभ में इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाएगा। अब सूजन तो ये बड़ी खतरनाक है, उस समय समझ लो लास्ट स्टेज पे आप पहुंच चुके हैं, तो इसी पे आप पहचान लेंगे आराम से, तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। नॉन फार्माकोलॉजिकल, मतलब बिना दवा कैसे प्रयोग कर सकते हैं, रेड मीट का प्रयोग करना चाहिए, मतलब तो वो सब नहीं खा रहे हैं तो विटामिन सी भरपूर मात्रा में लीजिए, कोई टेंशन नहीं। ड्राई फ्रूट आते हैं, मतलब जैसे काजू बादाम, ठीक है, ये सब चीज़ खाइए बाकायदे से, ठीक। नट मतलब तुम्हारे पास क्या हो, जैसे पीनट हो गया, आलमंड हो गया, ये सब चीज़ खाइए। ग्रीन वेजिटेबल भर भर के खाइए, ठीक है। साग एकदम से पीटिए मतलब खाना, मतलब पीटिए एकदम से, सुबह शाम दोपहर 3 4 8 टाइम खाइए
ठीक सर, इतना कौन खा, नहीं अब तो ठीक है एडवांस टाइप में मम्मी हो गई हैं, पराठा बना देंगे, ला बाबू खा, ठीक तो खाना चाहिए किसी किसी तरह से हमारे शरीर में इंटर करे, तो नॉन फार्माकोलॉजिकल। अब बिना, ये तो बिना दवाई था, अब दवाइयाँ यहाँ पर आ गई है, आप हैं तो दवाइयाँ हैं। ओरल आयरन फार्मुलेशन, जैसे टैबलेट देना, सिरप देना जिसमें आयरन की मात्रा हो। टोटल डोज इन्फ्यूजन इन आयरन, जिसे हम डेक्स्ट्रॉन बोलते हैं, ऐसी दवाएं जो ग्लूकोज के अंतर्गत आती है, कहते हैं आयरन की कमी होगी इनको ग्लूकोज चढ़ा दिया, ग्लूकोज ने एक्चुअल में डेक्स्ट्रॉन चढ़ाया गया है। आईवी इन्फ्लूजन ऑफ द, तुम्हारे पास ये लिखा है, लिखा सप्लीमेंट्री आयरन, मतलब क्या कर देना, आईवी देना, जैसे जो आयरन सप्लीमेंट्री है उसको देना है, उसको आईवी के थ्रू देना, इंट्रावेनस चाहे आप ग्लूकोज में डाल के दे चाहे इंजेक्शन, बट इंजेक्शन मोस्टली नहीं लगा जाता, ग्लूकोज में डाल के दिया जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन विद द, तुम्हारे पास एस्कॉर्बिक एसिड, जो सबसे सुटेबल दवाइयाँ हैं, जो इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है और हीमोग्लोबिन को भी मेंटेन करता है, क्योंकि इसमें ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन और प्लस में विटामिन सी, इतना चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो पार्ट ए हमने पूरी तरह से क्या कर दिया, यहाँ से कवर कर लिया है। ठीक, कितना कवर कर लिया, जो सामने हमने सातों कवर कर लिया है। ठीक, ओनली फॉर 1 मिनट पानी भी कराते हैं, फिर आप भी पानी पी कर आइए भाई, ठीक है, क्योंकि टू बी कंटिन्यू एटलीस्ट घंटे से हम बोल रहे हैं, ठीक है, वेट करिएगा, मतलब जाइएगा नहीं भाई, ठीक है। ठीक, हम आ गए हैं भाई, अब स्टार्ट किया जाए पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी को हम स्टार्ट किया करते हैं। क्या दे रखा पार्ट बी में, अब ध्यान से सुनिए। पार्ट बी में टोटल देखा जाए, टोटल कितने क्वेश्चन, जूम हो सकता है कि नहीं भाई, जूम हो गया, बट ये भी दिखेगा कि नहीं, क्या आएगा कॉपी में भाई, खतरनाक है जी। चलो कोई टेंशन नहीं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार में। क्या लिख रखा है, सबसे पहला क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स। भाई खतरनाक क्वेश्चन पूछ लो हो, ठीक है, यानी स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स पूछा गया है। ठीक है, हम कहें यार ये क्वेश्चन कहाँ आई, लाइन आ गई है, ठीक है, तो ये आ गया है। ठीक है, तो हम क्या कर देते, सबसे ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख देना भाई, थोड़ा सा फार्माकोथेरेपेटिक्स के बारे में बता देना है, उसके बाद स्कोप का फ्लो चार्ट बना देना, बस काम हो जाएगा। ठीक है, इसको छोटा करते हैं भाई। तो आपके सामने चैप्टर 1 है स्टार्टिंग में ही, यानी फार्माकोथेरेपेटिक्स, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सुन लो, उसके बाद स्कोप का फ्लो चार्ट बना देना है। ठीक है, देखिए एग्जामिनर को जैसे कोई स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स पूछा तो थोड़ा थेरेपेटिक्स को थोड़ा सा डिफाइन कर दो, उसके बाद स्कोप लिख दो, आपका एक पेज बन गया, 3 नंबर भरने से टीचर दे देगा। तो ऐसे लिखा जाता है। फार्माकोथेरेपेटिक डिराइव फ्रॉम द 2 वर्ड, यानी फार्माकोथेरेपेटिक 2 वर्ड से बना होता है। फार्मा प्लस में कोथेरेपी होती है, यानी थेरेपी होती है। फार्मा मतलब ड्रग्स होता है, थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट, कहते हैं अभी इन्हें कीमोथेरेपी करा दिया गया, ये थेरेपी कराया गया। थेरेपी मतलब क्या होता है, उनका उपचार यानी ट्रीटमेंट। जब किसी बीमारी को दवा के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसको हम फार्माकोथेरेपेटिक्स बोलते हैं। तो ये हो गया यहाँ से। अब क्या लिख रखा है इसमें, होता क्या, फार्माकोथेरेपेटिक्स इज एप्लीकेशन ऑफ द फार्माकोलॉजिकल इन, ठीक है, इन फार्मुलेशन टुगेदर विद द नॉलेज ऑफ द डिजीज, ठीक है, फॉर इट्स द प्रिवेंशन आर क्योर। ठीक है, गुड इवनिंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड्स, कुछ भी बोल सकते हो भाई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फार्माकोथेरेपेटिक में मोस्टली देखा जाए कोई दवा हो, दवा के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। डिजीज को कैसे क्योर करना, किसके द्वारा, दवा के द्वारा, उसको फार्माकोथेरेपेटिक्स बोलते हैं।
फार्माकोथेरेपेटिक्स इज ए डिफाइन ए ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज बाय यूज ऑफ द सर्टेन ड्रग्स। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती उस दवा की स्पेशल होती उसको ट्रीटमेंट, हे भाई का हो, ठीक है भाई, तो हीट हो गई पूरी मोबाइल भाई, ठीक है कोई टेंशन नहीं, मैनेज कर लेंगे, ठीक है ये हो गया, ठीक। अब ये तुम्हारे पास हो गया। नेक्स्ट में इट इज यूज ऑफ द ड्रग्स टू प्रिवेंट, ठीक है, ट्रीट एंड डायग्नोस डिजीज एंड चेंज द एबनॉर्मल फंक्शन। अब क्या कह रखा है इसके बारे में समझिए, इसको थोड़ा सा निकालते हैं भाई, ठीक है। एक्चुअल में हो क्या रहा है, सबसे पहले देखो क्या होता है, हमें दवा के द्वारा उस दवा को, यानी दवा के द्वारा उस डिजीज का प्रिवेंट करना है, ट्रीटमेंट करना है, डायग्नोस करना है, किसका, डिजीज का। और जो अब नॉर्मल फंक्शन है, जैसे कोई बंदा बीमार पड़ गया तो उसका जो नॉर्मल फंक्शन खराब हो जाता है, तो उसको हमें नॉर्मल लाना है, यानी जो अब नॉर्मल उसको नॉर्मल लाना है, किसके, फार्माकोथेरेपेटिक्स के अंतर्गत। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया यहाँ से। स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स में देखा जाए तो आपके सामने दिया गया कईयों स्कोप है, तो यहाँ पर लिखा है इंक्रीज द नॉलेज, नॉलेज को इंक्रीज करना और अपग्रेड करना है, ठीक है, जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जैसे आपके पास नॉलेज रहेगा तो कईयों क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर काम कर सकते हैं। जैसे क्या क्या दे रखा है, पहला दे रखा फार्माकोथेरेपेटिक्स में कीमोथेरेपी में आप जा सकते हैं। कीमोथेरेपी मतलब ऐसा ट्रीटमेंट जो केमिकल के द्वारा किया जाता है, जैसे कैंसर में मोस्टली किया जाता है और रेडियो एक्टिव में किया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी मतलब आपको यदि स्टडी हो गई है डिजीज के बारे में, तो टॉक्सिकोलॉजी मतलब जैसे कोई जहर हो गया उसको देखने के लिए हम उसकी स्टडी में हम जा सकते हैं, ठीक। अब दो तरह का, जैसे किसी को जहर सांप काट लिया तो कहते हैं न्यूरोटॉक्सिक की हीमोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक जो नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, हीमोटॉक्सिक जो हीमोग्लोबिन को इफेक्ट करता है। तो दो तरह के हमारे दुनिया में सांप होते हैं, हीमो और न्यूरो, ठीक। और क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में भी आप जा सकते हैं, अपना छोटा सा क्लिनिक खोल के उसमें यानी दवा के द्वारा डिजीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी थेरेपेटिक इंडेक्स मतलब आपके बारे में देखिए, आपको बारे में कुछ पता है डिजीज के बारे में, उसे इंडेक्स बनाइए, चाहिए दवाइयाँ ये बीमारी में ये दवा, ये बीमारी में ये दवा, तो आपके लिए हो जाएगा मजा। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ मतलब कोई दवा किसी शरीर के अंदर कितने अमाउंट में, जैसे दे दिए 100 mg तो 50 mg टूटने में जो समय लगता है उसको क्या बोला जाता है, हमारे पास हाफ लाइफ, कितने समय तक वो चल रहा है उसकी टाइमिंग को बताता है। जीन थेरेपी, तुम्हारे पास जीन बेस्ड थेरेपी भी किया जाता है। फिर दे रखा फार्माको, ठीक है, जेनेटिक्स में हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिख रखा है यानी इट्राजेनिक डिजीज में भी किया जा सकता है। मतलब इन चीज़ों में आप क्या कर सकते हैं, स्कोप में आप इजीली जा सकते हैं यदि फार्माकोथेरेपेटिक्स में आपको नॉलेज है तो, ठीक है। तो ये आपके सामने हो जाएगा, एक पेज एटलीस्ट लिखना रहता है। देखिए यदि 3 नंबर क्वेश्चन रहे तो देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख दिए और यहाँ से आप बना के यहाँ से लिख दिए। हमने नज़दीक लिखा, वहाँ पर आप थोड़ा दूर लिखेंगे, कम ही पॉइंट में आपका एक पेज भर जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या दे दिया गया है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है जी, कह दिया है पेप्टिक अल्सर के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। पेप्टिक अल्सर के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। पेप्टिक अल्सर यानी लिखा व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर का एक्चुअल में सिम्टम्स क्या होता है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो आपके सामने हम पेप्टिक अल्सर के बारे में बताते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको लिखना है, ठीक है, काम अपना हो जाएगा, ठीक है। आपके सामने ये दे रखा पेप्टिक अल्सर के बारे में। अब पेप्टिक अल्सर क्या होता है, सुने होंगे किसी को, भैया क्या हो गया, नीनाव हो गया, ठीक। अब नीनाव कहाँ पर होता उसको बारे में बताते। 2 जगह हो सकता, आपके मुंह के अंदर हो सकता, पेट के अंदर हो सकता, और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है जिसे हम ड्यूडेनम बोलते हैं, वहाँ पर भी अल्सर हो सकता। अल्सर मतलब घाव हो सकता, उसी को, ठीक है, नीनाव बोलते हैं। हेडिंग पेप्टिक अल्सर डालना, क्या लिखना, पेप्टिक अल्सर इज ए कंडीशन इन विच वुड अपीयर इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक। मतलब जो हमारे पास घाव है, हमारे पास स्टमक की जो लाइनिंग है, स्टमक की लाइनिंग मतलब जो हमारे पास, जैसे ये पेट है तो पेट की लाइनिंग है, ठीक है। ये कैसा पेट गुर्दे बना देला हो, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पेट की जो लाइनिंग है, ये इसमें क्या होता है, कभी कभी घाव हो जाता है, तो वही घाव को ही क्या बोला जाता है, घाव हो जाए कहाँ पर, स्टमक में या ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम मतलब क्या होगा, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो पहला वाला पार्ट होता है इसको ड्यूडेनम बोला जाता है। इसमें इन्फेक्शन हो जाए या घाव हो जाए विथ ए बर्निंग स्टमक पेन, उसके साथ साथ आपका हो गया जैसे जलन टाइप में होगी, तो आपको समझ लेना अल्सर हो चुका है। तो ये आपके सामने दिया गया है पेप्टिक अल्सर के बारे में, ठीक। इन दिस, ठीक है, इन दिस कॉज लो पीएच इन स्टमक। मतलब जब पेप्टिक अल्सर होगा आपके शरीर के अंदर पीएच लेवल को कम कर देगा, भोजन का सही से डाइजेशन नहीं, वजह से दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक।
अब हमारे पेट के अंदर गैस्ट्रिक जूस, HCl बहुत सारी चीज़ पाए जाते हैं, वो सब लो हो जाएंगे, जिससे खाना सही से नहीं पचेगा। दो तरह का तुम्हारे पास क्या होते हैं, ठीक है, दो तरह के आपके सामने टोटल और टोटल पेप्टिक अल्सर होते हैं, एक गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर, एक ड्यूडेनम पेप्टिक अल्सर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इन दिस, ठीक है, लिखा दिस टाइप ऑफ अल्सर मोस्टली अफेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक। सिंपल सा, पेट के अंदर जब तुम्हारे पास अल्सर होता है उसे गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं, और हमारे इंटेस्टाइन के पहले पार्ट यानी ड्यूडेनम में होता है तो उसे हम ड्यूडेनल अल्सर बोला जाता है, ठीक। इन दिस अल्सर, अब यानी लिखा आफ्टर टेक द फूड पेन होगा, खाना खाएंगे तो तुरंत आपको क्या करेगा, पेन होगा, ठीक है। विथ ए शॉर्ट पीरियड, मतलब थोड़ी समय के लिए क्या होगा, बहुत तगड़ा दर्द करेगा। तो समझ लो ना कौन सा अल्सर हो चुका है आपको, ठीक है, आपको गैस्ट्रिक अल्सर हो चुका है, ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर हो चुका है, ठीक। फिर क्या दे रखा भैया, अब हम क्या आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्या दे रखा, ड्यूडेनम अल्सर दिया गया। ड्यूडेनम अल्सर तुम्हारे पास क्या होता है, अब ये क्या होता है, लिखा इन दिस अफेक्ट द अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम ड्यूडेनम बोले, उसमें हो सकता है, इसमें पेन होगा, स्टमक क्या होगा, जब खाली होगा तब होगा। इटियोलॉजी में देखा जाए क्या यो कारण हो सकता है, कारण गुरुदेव बताइए। हेलिकोपाइलोरी बैक्टीरिया जो खतरनाक बैक्टीरिया होती है, इसको डिजीज कट करने के लिए हमें को DSR देना पड़ेगा, पेंटाप्रोजोल एंड डोमपेरिडोन देना पड़ेगा। इन्फेक्शन स्टमक कॉजिंग द इन्फ्लामेशन, आपके शरीर के अंदर पेट के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा। कोई बंदा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ले रहा है, कोई दवाइयाँ जैसे बहुत सारी दवा होती हैं आप लंबे समय तक ले रहे हैं, उससे हो सकता है, जैसे एस्प्रिन हो गया, पैरासीटामॉल हो गया, इन सब से हो सकता है। फिर क्या दे रखा है, स्मोकिंग कर को कोई बंदा स्मोक कर रहा है, उससे हो सकता है। एल्कोहलिज्म से हो सकता है, रेडियोथेरेपी से हो सकता है। तो ये आप सामने ऐसे कईयों बीमारियां हो सकती हैं। तो बट इतना हो गया, फिर हमें क्या बताना पड़ेगा, इसमें सिम्टम्स बताना, पेप्टिक अल्सर का सिम्टम्स बताना पड़ेगा। तो इसके जस्ट नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, सिम्टम्स लिखेंगे, तो आपका टोटल और टोटल क्या हो जाएगा, ठीक है, टोटल और टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ये भाई का होता हो, ऐसे छोटा नहीं हो गया क्या जी, ठीक है। तो लिखा गैस्ट्रिक यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, यानी सिम्टम्स लिखना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होगी, जैसे इनडाइजेशन, मतलब भोजन सही से नहीं पचेगा, नोजिया हो जाएगी, यानी बिल्चिंग हो जाएगी, पता चलेगा बात कि आपका जी मिथल रहा है, उसमें हो जाएगी, वोमिटिंग, उल्टी हो जाएगी। लॉस ऑफ एपेटाइटिस, मतलब क्या होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख आपकी मर जाएगी। एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है। सम टाइम कॉजेज ब्लीडिंग इन, यानी क्या होगा, अल्सर एरिया, अल्सर एरिया में क्या होगा, आपको बहुत सारी, ठीक है, बीमारियां हो सकती हैं। फिर यानी हीलिंग तुम्हारे पास लिखा, ठीक है। फीलिंग फैटिक, मतलब आपको हमेशा थकान महसूस होगा। तो यहाँ पर इतना लिखना पड़ेगा, क्या, पेप्टिक अल्सर का यहाँ से लिखना पड़ेगा, टाइप लिखना पड़ेगा, इटियोलॉजी नहीं लिखेंगे तभी कोई टेंशन नहीं, सिम्टम्स हमसे लिख देंगे, काम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ दिया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, राइट ए नोट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ द सिरोसिस, सिरोसिस को ट्रीटमेंट करना है हमें, ठीक है। तो ये पेज नंबर तुम्हारे पास 41 पे आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। सिरोसिस के बारे में आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। अब सिरोसिस क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। ये एक स्किन डिजीज है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब ये 2023 में पूछा गया था, डर्मेटोलॉजी का रेखा, डिफाइन डर्मेटोलॉजी एंड उसके बाद 60 नोट ऑन सिरोसिस पे, तो इसीलिए हमने देखो डर्मेटोलॉजी लिख दिए है, ठीक है। तो इसको इधर करते हैं, ठीक। अब पहले समझते हैं डर्मेटोलॉजी क्या होता है। स्टडी ऑफ स्किन इज नोन एज डर्मेटोलॉजी। तो क्या लिख रखा, स्किन की स्टडी को ही क्या बोला जाता है, डर्मेटोलॉजी बोला जाता है, ठीक। क्या बोलते हैं बाबू, डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा सिरोसिस। सिरोसिस क्या होता है, कभी कभी के देखेंगे किसी की स्किन रेडनेस हो जाती है, ठीक है, और पिंक कलर की हो जाती है, छोटे छोटे पैचेज पड़ जाते हैं, उसे समझ लो सिरोसिस हो चुका है। Cirrhosis is a chronic autoimmune condition in which the skin cell build up rapidly, मतलब स्किन सेल जल्दी जल्दी बनने लगते हैं, कॉजिंग जब थिक और मोटी बन जाती हैं, पिंक हो जाएगी, रेड स्किन पैचेज हो जाएगी, उनकी स्किन पे छोटे छोटे लाल लाल पैचेज हो जाएंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। और कवर विद द वाइट एंड तुम्हारे पास क्या होगा, सिलेवरी स्केल काल तुम्हारे पास प्लेग, तब समझ लो सिरोसिस हो चुका है, ऐसे बन जाएगी। देखिए ऐसे हो जाएगी, ऊपर उसके ऊपर से वाइट वाइट हो जाएगा, ठीक है, तो बहुत खराब टाइप में लगता है, ठीक। लिखा है द रेस कैन, ठीक है, रेसेस इस चीज में लिखना चाहिए था, रेसेस कैन डेवलप एनीवेयर ऑन द बॉडी, मतलब हमारे शरीर के ऊपर कहीं भी हो सकता है। मोस्टली इट कवर ओनली द फ्यू पैचेज ऑन स्किन एंड कवर लार्ज एरिया तुम्हारे पास बॉडी। अब ये जब होगा तो पूरी शरीर बहुत तेजी से फैलता है और पूरी शरीर को क्या कर देगा, ये कवर कर लेगा,
ठीक, तो ये हो गया इनके बारे में। टाइप ऑफ सिरोसिस देखा जाए तो कई हो सकते हैं। प्लेग सिरोसिस हो सकता है, ग्यूटेड सिरोसिस हो गया है तुम्हारे पास। ये नहीं लिखेंगे तभी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमसे शॉर्ट नोट पूछा था, ये हम नहीं लिखेंगे तभी कोई टेंशन नहीं। आप देख लीजिए, नहीं लिखेंगे तभी कोई टेंशन नहीं। इटियोलॉजी पैथोजेनेसिस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें होता क्या, स्किन इंजर्ड हो जाएगी। अब देखिए लंबे समय तक पैचेज पड़ेगा तो जाहिर सी बात स्किन आपकी इंजर्ड हो जाएगी। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन अफेक्ट द इम्यून सिस्टम, मतलब स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो जाएगा जो इम्यून सिस्टम को क्या कर देगा, अफेक्ट करेगा। सर्टेन प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, मतलब कुछ ऐसे दवाइयाँ होती ना जो आप कोई बोल दिया है खा लिया ठीक हो जाए, उससे हो सकती है। ठीक, तो इसीलिए पूरा जांच वगैरह करा के तभी दवाइयाँ लेनी चाहिए। कोल्ड वेदर आर लेस एक्सपोज टू सनलाइट, मतलब कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ती है तो उससे हो सकती है, या बहुत ज़्यादा धूप में निकलना उससे हो सकती है। इमोशनल स्ट्रेस, मतलब उन्हें क्या होगा, कोई बंदा स्ट्रेस में है, ठीक है, उसके कारण से भी हो सकता है। इसीलिए कभी ज़िंदगी में टेंशन नहीं लेते भाई, हमेशा टेंशन देने का, टेंशन लेने का नहीं भाई, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस में देखा जाए तो सबसे पहले क्या लिख रखा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा। फिर क्या होगा, एक्टिवेट ऑफ, जो तुम्हारे पास टी सेल, हमारे शरीर के अंदर इम्यून में टी सेल होता है, टी सेल एक्टिवेट हो जाएगा। मोमेंट ऑफ टी सेल टू डर्मिस, मतलब स्किन की तरफ हमारे पास टी सेल भागना स्टार्ट कर देगा और रिलीज करेगा वहाँ पर साइटोकाइनिन। जब साइटोकाइनिन इंक्रीज करेगा तो भैया सूजन तो होगा करेगी, इन्फ्लामेशन होगा, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ स्किन तो समझ लो तुम्हारे पास सिरोसिस हो चुका है। ठीक, तो ये आपके पैथोजेनेसिस के बारे में था। तो आपके सामने क्या लिखे हैं, सिरोसिस क्या होता है, ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, इटियोलॉजी कर देना, पैथोजेनेसिस तो भाई सब में है। ठीक, ये हो गया इनके बारे में। अब क्या लिख रखा भाई, सिरोसिस हो गया। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस, इसके लिए तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट पोर्शन है। क्या पूछा दोबारा क्वेश्चन, 5वां नंबर है कि चौथा नंबर, चौथा नंबर में तुम्हारे पास क्या दे रखा, दोबारा सुनिए, कह दिया है एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस के बारे में बताना पड़ेगा। पेज नंबर, ठीक है, पेज नंबर 12 में है और ये 2023 में भी पूछा गया था भाई, ठीक है। ये इसीलिए हम सारा पेज में सब मेंशन कर दिए भाई, क्यों, क्योंकि होगा करता जन्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने रहा टोटल एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस के बारे में। अभी इसको छोड़िए, रेसिस्टेंस समझो क्या होता है। जैसे, ठीक है, आपके घर में रेसिस्टर लगा हो, वो भी नहीं समझ रहे हैं। जैसे किसी लड़के को 2 तमाचा रोज मारो, रोज मारो, रोज मारो, रोज मारो, तो उस पर जो रोज मार रहे हो तो हेहर हो जाएगा, ठीक है। अब उसे 2 तमाचा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो लड़का 2 तमाचा के प्रति रेसिस्टेंस हो गया। उसी तरह से बैक्टीरिया होती है। बैक्टीरिया क्या, जैसे कोई दवा खा रहे हैं, बैक्टीरिया जान जाइए अच्छा ये दवाई खाता ना, अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेगी, इम्यून हो जाएगी, मतलब वो दवाई खाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगी। अब देखिए दवा के बारे में जान गए, ये सारी चीज़ जान गए, तो ऐसी दवाइयाँ, ठीक है, ऐसी दवाइयाँ जो अभी बैक्टीरिया मर नहीं रहा था, ऐसी दवाइयाँ जो उस बैक्टीरिया को मार दे, तो उसको क्या, कौन, किस बैक्टीरिया को, रेसिस्टेंस बैक्टीरिया को, उसको जो मार दे उसको एंटीमाइक्रोबियल एजेंट बोलते हैं, सॉरी रेसिस्टेंस बोलते हैं। कुछ समझे, नहीं समझे, मजा नहीं आया, ठीक। संतुष्ट नहीं होंगे हमसे, यदि संतुष्ट नहीं होंगे तो भाई हमको थोड़ा सा बड़ी ऑड फील होता है कि भाई लड़का आया पढ़ने यार समझ के नहीं गया, मज़ा नहीं आया, ठीक। एक्चुअल में देखिए क्या होता है, कोई हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ठीक, इस पे आप कोई दवा प्रयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दवा प्रयोग कर रहे हैं, करते जाएं, तो ये जो बैक्टीरिया रहता है तो इस दवा के प्रति क्या हो जाएगा बाबू, रेसिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा। कुछ समझे, रेसिस्टेंस, ठीक। तो ये जो तुम्हारे बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बोला जाता है, तो इसे हम माइक्रोबियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोबियल। अब क्या करना पड़ेगा, ये जो ये बैक्टीरिया हो गया, तो ये कौन सा बैक्टीरिया हो गया, रेसिस्टेंस बैक्टीरिया। तो ऐसी दवाइयाँ, दोबारा बोल रहे, ऐसी दवाइयाँ जो हम क्या कर देते, इस रेसिस्टेंस को ठीक करने के लिए प्रयोग करते हैं, उसी को एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस बोला जाता है, ठीक। आप समझ गए होंगे, ठीक। हमारी भाषा समझे तो ये लिखने वाला काम, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस रिफर टू ए चेंज इन द बिहेवियर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर चेंज करेगा, अल्लाह भैया बिहेवियर जब चेंज करना, जब भटकना रास्ता से तब पिटा गई ना, ठीक है। एंड अपॉन एक्सपोज टू एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, इसको अपोज कर देंगे। फिर माइक्रोबियल, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैविंग द टेंडेंसी ऑफ द डेवलपिंग एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस आर आल्सो रिफर टू द सुपर बग। अब ये सुपर बग मतलब उसके ऊपर ऐसे लेयर बना देते, बट उसको भी ये काट के कहेगा आवत आड़ा मारा के 2-3 तमाचे था, फिर मरिए 2 तमाचे 3 तमाचा मर जाइए, क्योंकि ये खतरनाक टाइप में बैक्टीरिया है,
ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो गया यहाँ से। अभी होता क्या है, इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। अब देखिए इसीलिए बोला जाता है भाई ना, कोई दवा अपने समय से अपने आप से ले रहे हैं तो उसको आप लंबे समय से न लिखें। रेसिस्टेंस ऑर्गेनिज्म एंड रिडक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द न्यू एंटीबायोटिक आर मेकिंग द ट्रीटमेंट ऑफ रेसिस्टेंट इन्फेक्शन द हार्ड चैलेंज होता है। इसीलिए देखिए जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि भाई इतनी दिन तक दवाइयाँ खाइए, ठीक, जैसे होता किसी को 5 खुराक दवाई दे, 2 खुराक फिटिया गए 5 खुराक खाइबा नहीं के नहीं भाई, आपके शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया हो तो जान जाता है, तो मान लेते उसने समय हो जाएगा 2-3 महीना बाद फिर अटैक कर देगा, तो दिक्कत है। 5 खुराक खाएंगे पूरी तरह से मर जाएगा, तो वो दिया गया है। टाइप आप तुम्हारे पास एंटीमाइक्रोबियल एजेंट में तुम्हारे पास मल्टी ड्रग्स रेसिस्टेंट, जैसे तुम्हारे पास क्या होगा बीटा लैक्टम और टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा। उसके बाद टाइप में तुम्हारे पास एक्सटेंसिव ड्रग्स रेसिस्टेंस हो जाएगा, और तुम्हारे पास क्या हो गया पैन ड्रग्स रेसिस्टेंस हो जाएगा, जो आपके सामने दिया गया है। अब इसको कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे रोकना है। मल्टी ड्रग्स रेसिस्टेंस रिफर टू बैक्टीरियल रेसिस्टेंस टू मोर देन वन एंटीबायोटिक। मतलब क्या करना है, जैसे एक बैक्टीरिया हम एक उसे एंटीबायोटिक दे रहे हैं, कईयों बार मल्टी हम क्या कर दें उसे दे दें और उसे कई बार वे मार कर दे। जैसे अभी किसी को मार करने जा रहे हैं, इकट्ठे रहेगा तो मार नहीं पाएंगे, 4-5 जाएगी बार दुए तमाशा मरबा तो नम लोटरिए ले लिए, तो वही हो रहा है। तो इसमें पहला तुम्हारे पास क्या था, फॉर एग्जाम्पल MSRA होता तो कितनी ड्रग्स की होती है, देखिए लिखा मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियन होता है। VRB देखा जाए तो तुम्हारे पास बोलते हैं वैंकोमाइसिन रेसिस्टेंस इंटोर, ठीक है, इंट्रोकोकाई बोलते हैं, जो आपके सामने दिया गया है। ठीक, तो ये हो गया आपके सामने एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस के बारे में। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो पास 5वां नंबर क्या दिया गया है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट इज फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। फिर आ गए डिप्रेशन, भैया अभी तो एक दिन डिप्रेशन में गई है, अब गाना उनके सुना दो, कौन के कर और चल जाएगा डिप्रेशन में, सुना दो अपने आप फिट आ जाइए। ठीक, तो अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो डिप्रेशन के, ठीक है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। 46 नंबर पेज डिप्रेशन यहाँ से दिया गया है। ठीक है, अब डिप्रेशन आपके सामने ये रहा। ठीक है, डिप्रेशन क्या होता है, सुनेंगे कहते हैं यार डिप्रेस हो गए उनका मलिया छोड़ देला का। ठीक है, तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, सैड सॉन्ग हुए खतरनाक टाइप में उनसे भैया पहली बात आप धोइएगा। ठीक है, क्योंकि अपने तो अपने दूसरे को भी बिलवा रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिख रखा आप ध्यान से सुनिए, थोड़ा जल्दी सुन लेते हैं भाई, क्योंकि अभी यहाँ पर पार्टी होने वाली है, बड़ी भयानक गाना चलाएंगे भाई। ठीक है, डिप्रेशन इज ए कंडीशन ऑफ मूड डिसऑर्डर, मतलब आपका जो मूड रहेगा डिसऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, इट इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसका एक्चुअल में सोल्यूशन दवाइयाँ किसी को नहीं दे सकते हैं, ठीक, बट कुछ कंडीशन में दी जाती हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट विद द माइल्ड फॉर्म द, ठीक है, मे बी, तुम्हारे पास लिखा मिस डायग्नोस, बहुत सारे संदेह होते हैं कि एक्चुअल में कहते हैं इसकी दवाइयाँ ही नहीं बनी, और एक्चुअल में रियलिटी, अब मान लेते माल के चक्कर में आप डिप्रेशन में, तो उसकी कोई दवाई देगा नहीं, कहेंगे भैया हुआ चाहिए हमके, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो इसकी दवाइयाँ कोई नहीं बनी। बट WHO क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू WHO डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन इज ए कॉमन मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय सैडनेस। अब ये क्या करेंगे, आप सैड रहेंगे, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। ठीक, और जैसे और प्लीजर, मतलब क्या हो गया, आपको जैसे हैप्पीनेस नहीं होता वो सब खत्म हो जाएगा। फीलिंग ऑफ यानी गिल्ट, ठीक है, गिल्ट मतलब क्या होगा, कहेंगे यार थोड़ा गिल्टी टाइप में फील करेंगे। ठीक है, डिस्टर्ब्ड स्लीप, मतलब सही से आप क्या सो नहीं पाएंगे। एपेटाइटिस, भूख प्यास सब मर जाएगी। फीलिंग ऑफ टाइटनेस, थका महसूस करेंगे। पुअर कंसंट्रेशन, मतलब किसी काम में कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे, तुरंत उसका चेहरा आ जाएगा ये खतरनाक टाइप में है भाई डिप्रेशन। ठीक है, तो ये कारण हो सकता है डिप्रेशन का। ठीक, डिप्रेशन इटियोलॉजी देखा जाए कईयों कारण हो सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर, ठीक, मतलब आपके पेरेंट्स से आपके शरीर के अंदर आ सकता है। ठीक है, इसीलिए पेरेंट ऐसे देखे, कभी कभी कोई फैमिली होती है ना, जैसे हमारी फैमिली अभी देखो प्रेजेंट टाइम में हम है सिस्टर, हमारे पास मम्मी पापा एकदम से मस्त तरीके से, मस्त, हमारे पापा एकदम से मस्त मनाई है वहाँ जाओगे तो हंसते हंसते इससे पागल हो जाओगे। ठीक है, तो वही लिख रखा है। तो ये जेनेटिक फैक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता, तो ये भी मम्मी पापा को सतर्क रहना चाहिए अच्छे से। देख, अच्छा बिहेवियर करेंगे तो बच्चे भी उसी को सीखेंगे। बायोकेमिकल फैक्टर, जैसे कुछ ऐसे बायोकेमिकल फैक्टर हो रहे हैं, जैसे आप कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे आपके शरीर के अंदर एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन और डोपामिन की कमी हो जा रही है।
तो जो डोपामिन क्या कर देता है, हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, इसकी कमी हो जा रही है। ठीक, इसीलिए कहीं भी रहिए मस्त रहिए एकदम से, जैसे दोस्तों में रहिए तो इतना हंसी अगल बगल वाला पागल हो जाए वो पागल नहीं, ठीक है। हम दो चार लोग जब मिलते हैं तो एकदम से माहौल बना देते हैं, ठीक, बैठा आज हंसी है। और तुम्हारे पास एक्सटर्नल कॉजेज, मतलब बाहर और से हो सकता कि कहीं देख लिए यार कुछ चीज़, डर देख लिए, उससे हो सकता है जैसे कोई चीज़ खराब चीज़ देख ली, आपको कोई गरिया दिया या कहीं मार हो गया, पिटा गए, पीट नहीं पाए, तो उससे हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएगा तो उसके कारण से भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। ठीक, फिर क्या दे रखा है, पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में देखो क्या किया दिया जाता है, ठीक है, जेनेटिक तथा इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। उसके बाद हमारे पास है, ठीक है, फिर क्या हो जाता है हमारे पास एक्चुअल में देखा जाए तो कैसे काम किया जाता है, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जेनेटिक तथा इन्वायरमेंटल फैक्टर, जिसमें क्या होगा, डिसफंक्शन ऑफ न्यूरो, ठीक है, न्यूरो ट्रांसमिशन, उसके कारण से भी आपको क्या हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। या जेनेटिक फैक्टर से अब एबनॉर्मेलिटी ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, अब न्यूरो ट्रांसमीटर एबनॉर्मल हो गया तब भी आपको डिप्रेशन कॉजेज हो जाएगा। फिर क्या दे रखा, जेनेटिक फैक्टर में तुम्हारे पास रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, जो न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामिन भेज रहा है वो रिड्यूस, कॉन्सेंट्रेशन को खत्म कर दिया जाए, तब भी आपको डिप्रेशन हो सकता। इतने कारण से आपको क्या हो सकते हैं बाबू, डिप्रेशन हो सकता है। बट जिंदगी में कभी भी डिप्रेशन मत लीजिएगा। ठीक, तो ये 5वें का क्वेश्चन था। छठा क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, व्हाट आर द नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर टू अवॉइड HIV इन अप्रो, ठीक है, लिख रहा अप्रेंटिसिक इन्फेक्शन के बारे में बताना पड़ेगा। तो इसके बारे में और इसके बारे में आपको बताते हैं, पेज नंबर 45 है, 45, ठीक है। तो अब इसके बारे में हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। 45 पे कहाँ है जी, ठीक, अच्छा HIV उसके पे जीमा, वेट करिए भाई, पे कितना क्वेश्चन नंबर है जी, छठा नंबर कॉपी 45 पेज पे दे रखा है, ये नहीं है ई का हो गई लो, ठीक है। एंजाइटी, चिंता तो हो ही जाएगा, डिप्रेशन तो हो ही जाएगा। ये क्या हो गया भाई, कोई बताएगा क्या हो गया, कॉपी में नहीं है क्या भाई, है साइड वाला, तू कहाँ जाता था, ठीक है। 45 इसमें तो है नहीं, ये क्या हो गई भाई, 45 कॉपी 35 तो नहीं है। कितना दिन ले चलाई बाई गारंटी लिखी के दा, भाई की हो गया यार, छोड़ना पड़ेगा क्या इसको। T5 देख लेते हैं बार, अरे यार चलिए, नहीं मिलेगा भाई तो नोट में हम प्रोवाइड करा देंगे आपकी, उसकी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। 35 तो नहीं है यार, कहाँ चला गया भाई, चलिए कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 40 पे है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा भाई, ठीक है, कह दिया है राइट ए नोट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, माइग्रेन के ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। ये भाई क्वेश्चन नहीं मिला, लिखे थे, इसका नोट था, बताइए पता नहीं कहाँ चला गया यार, ठीक है। चलिए कोई टेंशन नहीं, अल्जाइमर, ठीक है। तो चलिए कोई टेंशन नहीं, इसको देखते हैं माइग्रेन को, ठीक है। तो माइग्रेन पे क्या क्वेश्चन पूछा है, इसको आप ऊपर लाते हैं। अब कह दिया है, ठीक है, राइट ए नोट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन को ट्रीटमेंट के लिए बताना पड़ेगा। तो माइग्रेशन क्या होता है, देखिए, माइग्रेशन कहते हैं यार सर दर्द कर रहा, कभी कभी रुक के करता है, तो उस कंडीशन को हम माइग्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब होता कैसे है, प्रॉपर आप समय से खाना खाइए, ठीक। यदि अब देखिए खाना नहीं खाएंगे तो हमारे माइंड को न्यूट्रिशन नहीं मिला, जो न्यूट्रिशन तो चाहिए ही चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, अब प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेगा तो हेडेक, टाइप ऑफ हेडेक होता है, रिकरिंग मतलब रुक के होगा बंद हो जाएगा, रुक के होगा बंद हो जाएगा, ठीक। दैट कॉजेज मॉडरेट टू सीवियर थ्रो, यानी का थ्रोबिंग और पल्सिंग पेन, 1 और मोर साइड ऑफ, यानी हेडेक, मतलब आपका सर है कहीं यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी एक साइड होगा, जैसे कपारी गांव में बोलते हैं, तो उसका कईयों कारण हो सकता है।
तो इसको कंडीशन को क्या बोलते हैं, माइग्रेन बोला जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है, एग्जैक्ट कॉजेज ऑफ माइग्रेशन इज नॉट येट नाउन, मतलब आप एग्जैक्ट कॉजेज अभी तक जाना नहीं गया, बट होता क्या है, इंक्रीज द लेवल ऑफ प्लाज्मा सेरोटोनिन लेवल टू हेडेक, मतलब हमारे शरीर के अंदर, हेडेक के अंदर, शरीर के अंदर तुम्हारे पास प्लाज्मा सेरोटोनिन लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो उसके कारण से हो सकता है। ठीक, अब ट्रीटमेंट, मतलब ये इंट्रोडक्शन हो गया, ट्रीटमेंट हमें देखना पड़ेगा क्योंकि ये पूछा किया था। पहले बिना दवा के कैसे सही करना, पेशेंट शुड बी रेस्ट इन डार्क एंड क्विट एंड कूल रूम, मतलब पेशेंट को क्या कर दिया जाता है, एक डार्क रूम, इसीलिए बोला जाता है कभी भी सोइए तो आप एकदम अच्छे तरीके से बल्ब बोल बंद करके सोइए। आपको नहीं लगता कि सर हमको डर लगता होगा ना, अभी नहीं लगता, बट आप लंबे समय तक सोएंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक, तो आप देखिए, क्योंकि नेचुरल स्लीपिंग होती है हमारे शरीर का, रात कहाँ होता है, तो नेचर कहता है कि जितनी भी चिड़िया के अंदर मेलाटोनिन का सिक्रीशन करा दो भाई। ठीक, मेलाटोनिन का सिक्रीशन होगा तो आपने आप जान जाएगी कि बॉडी अब सोना है, तो रात में आराम से आदमी सो जाता है। ठीक है, ये हो सकता है, यानी हीज हर स्कैप शुड बी मसाज, मतलब क्या कर देना, मान लेते ज़्यादा दर्द होता है तो थोड़ा सा मसाज वसाज किया जाता है, हिंग गंग के तेल वगैरह लगा के, कुछ भी तेल लगा के आप करिए, करूक तेल लगा लीजिए, ठीक है, उससे आप थोड़ा सा मसाज करा दीजिए। शुड बी, ठीक है, लिखा है शुड डू योगा, योगा करना चाहिए, मेडिटेटिंग करना चाहिए, मेडिटेशन मतलब ऐसे बैठ के एकदम से गहरी सांस लीजिए लंबी लंबी और सोचिए ज़्यादा नहीं। एवॉइड स्ट्रेस, स्ट्रेस को पूरी तरह से कम करना है। एवॉइड मोर साउंड लिसन, मतलब क्या करना, जब आप गाना सुन रहे, जैसे साउंड कहीं चल रहा है, डीजे कहीं चल रहा है, ईयरफोन तो कतई नहीं लगाना है। ठीक, तो ये सब नहीं करेंगे तभी आपका माइग्रेन सही हो जाता है, बट ये सब नहीं मानेंगे तो दवाइयाँ है हैं फार्मासिस्ट बैठे हुए हमारे लाखों की संख्या में वीर जवान। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में तुम्हें क्या दे देंगे, वेरापामिल दे देंगे। ठीक है, कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड दे देंगे तुम्हारे पास, ईरो, ठीक है, इरेनुमेब दे रखे, या तुम्हारे पास लिखा है एप्टी, ठीक है, एप्टिनिजुमाब दे रखा है। बीटा ब्लॉकर में तुम्हारे, सॉरी हाँ, बीटा ब्लॉकर में एटिनिलॉल हो जाएगा, प्रोपनोलॉल दे सकते हैं। एंटी डिप्रेसेंट में तुम्हारे पास क्या दिया जाता है, डोजेपिन दिया जाता है और डुलोजेटिन दिया जाता है। तो इतनी तुम्हारे पास दवाइयाँ हो गई हैं इन सब चीज़ के बारे में। तो ये माइग्रेन के बारे में रहा। नेक्स्ट पे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्या दे रखा है जी, माइग्रेन हो गया। नेक्स्ट क्या दे रखा है, हमसे कह दिया है कमेंट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाइकोमा। ग्लाइकोमा के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्लाइकोमा के बारे में हम यहाँ से दिखाते हैं ग्लाइकोमा क्या होता है। ग्लाइकोमा एक आंख की बीमारी होती है, क्या होती है, ग्लाइकोमा एक ऑप्थेल्मिक यानी आंख की बीमारी होती है। ठीक, तो ऑप्थेल्मिक अभी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 2021 में पूछा गया था व्हाट इज ऑप्थेल्मिक एंड एक्सप्लेन ग्लाइकोमा, बट इसमें हमसे क्या पूछा है, देखो केवल हमसे क्या पूछा है, ठीक है, कहाँ चल गए लोग, ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाइकोमा, देखिए इसे उल्ट इसका एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे सटीक सटीक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा भाई। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कम से कम 2-3 साल का पेपर एनालिसिस करके जाइए। अब थैलेमिक समझ लेते हैं, क्योंकि मान लेते पूछ सकता 2023 में पूछा गया था। स्टडी ऑफ आई ऑप्टिकल नर्व इज नोन एज ऑप्थेल्मिक, मतलब सिंपल से समझिए, जो आंख की स्टडी करते हैं उसको ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं। इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा ग्लाइकोमा। ग्लाइकोमा क्या होती है, ग्लाइकोमा इज ए ग्रुप ऑफ आई डिजीज दैट इफेक्ट द डैमेज द ऑप्टिकल नर्व कॉजेज द लॉस, विजन लॉस होती है। एक्चुअल में होता क्या, ग्लाइकोमा बहुत सारी यानी डिजीज की ग्रुपिंग होती है, जो मोस्टली क्या कर देती है, जो हमारी ऑप्टिक नर्व रहती है उसको डैमेज करता है। अब ऑप्टिक नर्व गुरुदेव कहाँ होती है, देखिए हमारे पास ये देखा जाए तो हमारे पास आंख हो गई, आंख का ये पोर्शन हो गया, हमारे पास लेंस हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर एक नर्व हो जाती है जो हमारे ब्रेन को लेकर जाती है, सारे मैसेज को जो हम देखते हैं। तो ये जो यहाँ पर जो लेकर जाती है उसको क्या बोला जाता है, नर्व बोला जाता है। कौन सा नर्व, ऑप्टिक नर्व बोला जाता है। ठीक, क्योंकि आंख के रीजन पे जाता है, इसे ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम होती तो वही लिखा है तुम्हारे पास, ऑप्टिक नर्व क्या होगी, डैमेज होगी, ये धीरे धीरे डैमेज होगी, तो समझ लो आपको क्या होगा, ग्लाइकोमा हो चुका है, जिसे सही से दिखेगा नहीं। इट इज ए mainly occur due to the blockage of the drainage canal of eye at the, ठीक, at the corner of eye, मतलब ये क्या होगा, मेनली देखा जाता है ब्लॉकेज ऑफ ड्रेनेज, जो हमारे पास ये जो ड्रेनेज डार है, ड्रेनेज मतलब ये जो ड्रेनेज कैनाल होती है, ये जो लेके जा रही है, इसमें कोई ना कोई दिक्कत होगी, तो समझ लो ग्लाइकोमा हो चुका है। लीड टू अक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन आई, मतलब हमारे आंखों से पानी निकलने लगेगा। एंड देन इंक्रीज द इंट्राऑकुलर प्रेशर। अब इंट्राऑकुलर प्रेशर क्या होता है, देखिए हमारे आंखों में दो फ्लूइड होता है, ये जो लेंस होता है ना, यहाँ पर जो पोर्शन रहता है उसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। और इसमें जो रहता है उससे हम क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर बोला जाता है।
ठीक, अब ये तुम्हारे पास, अब देखिए इसमें पानी भरा होता है, इसमें भी पानी भरा होता है। ठीक, अब ये प्रेशर इधर से तो लगाता है, ये प्रेशर मेंटेन रहता है, बट आकुलर प्रेशर इधर से ज्यादा हो जाता तो आपकी आंखें अंदर की तरफ धंसने लगी। अब आंखें तरफ धंसने लगी तो इस पर प्रेशर लगे तो ऑप्टिकल नर्व को क्या करेगा, ये ब्लॉक करेगा। ठीक, इतनी मैकेनिज्म होती है भाई। ठीक है, तो वो हो जाएगा समझ लो ग्लाइकोमा यहाँ से। ठीक, अब इटियोलॉजी क्या होती है, लिखा द एग्जैक्ट कॉजेज ऑफ ग्लाइकोमा अननोन, नहीं पता, बट मोस्टली अकर्स ड्यू टू द इंट्राऑकुलर प्रेशर, जिसे हम आईओपी के नाम से जानते हैं। इट मे बी ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर, क्या क्या हो सकता है, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, मतलब क्या बोले हैं, अब बताओ इसका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, तो ये बताओ इधर प्रेशर तो लगाइबा करेगा लेंस पे, तो ये प्रेशर इस पे लगाएगा, तो वही काम हो रहा है। ब्लॉकेज ऑफ कैनाल, कैनाल कभी कभी ब्लॉकेज हो जाती है, जो नर्व इंपल्स को मैसेज भेज रहा हो सही से भेज ही नहीं पाएगा, इसके कारण से हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर क्या बताना पड़ेगा, पैथोजेनेसिस, कोई भी फैक्टर हो सकता है जिसे एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, हमारे एक्वस ह्यूमर आँख के अंदर पानी बढ़ने लगेगा, यानी इंक्रीज यानी इंट्राऑकुलर प्रेशर ये बढ़ने लगेगा। डैमेज द ऑप्टिकल नर्व, डैमेज हो गया, ग्लाइकोमा हो चुका है। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखा जाए तो क्या हो सकता है, पेन इन प्रेशर इन आई, मतलब हमारी आंखों के अंदर बहुत तगड़ा दर्द होगा और प्रेशर बढ़ जाएगा। लो विजन, यानी सही से दिखेगा नहीं। ब्लाइंड स्पॉट हो जाएगा, हेडेक, सर दर्द करेगा। ठीक है, रेड आई हो जाएगी, मतलब आंखें क्या हो जाएगी, लाल हो जाएगी। रेगो कलर तुम्हारे पास हेलो अराउंड द लाइट, मतलब कोई लाइट देखेंगे ना तो पता चलेगा इसी के अगल बगल सातों कलर दिख रहा है, ऐसा यदि रहे तो आपको जांच करानी पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट क्या लिख रखा भैया, भाई अभी 3 क्वेश्चन है यार, ये तो बहुत लेंदी वीडियो बन जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन है। डिफरेंस बिटवीन द क्रोनिक डिजीज और तुम्हारे पास अल्सरेटिव डिजीज, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको, इसमें क्रोनिक डिजीज तो हमको पता ही है, ये इसको हम क्या कर देते हैं, अभी क्वेश्चन को ऐसे हम ऐसे रखते हैं, 9th नंबर क्वेश्चन को ऐसे रखते हैं, बट पीडीएम आपको मिल जाएगा पूरी तरह से। नेक्स्ट में क्या लिखे हैं, राइट ए नोट ऑन द हाइपोथायराइडिज्म। अब हाइपोथायराइडिज्म और एंजाइना को हम क्या कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे लिखा हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है। अब हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है इसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक, तो हाइपोथायराइडिज्म, अब थायराइड सुने कि नहीं, अब कहेंगे ये गुरुदेव क्या बताएं। थायराइड हमारे गले की रीजन पे एक ग्लैंड होती है जिसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकालती है, थायरॉक्सिन तथा ट्राईथायरॉक्सी हार्मोन निकालती है, इसका प्रोडक्शन करती है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा। अब हाइपो मतलब कम, थायराइड आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या लिखा, हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, अंडर एक्टिव थायराइड, मतलब थायराइड सही से काम नहीं करती। इज ए डिसऑर्डर इन विच द मेटाबॉलिज्म स्लो ड्यू टू द लॉक ऑफ थायराइड हार्मोन इन सर्कुलेशन, मतलब जो थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकाल रही है वो सही से निकालेगी नहीं, जैसे मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो डाउन हो जाएगा। इस सकर व्हेन थायराइड फेल टू प्रोड्यूस एंड सीक्रेट इनफ थायराइड हार्मोन, मतलब क्या होती है, जितना थायराइड हार्मोन हमें प्रोड्यूस कराना वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती तो समझ लो कम करती, तो उसी कंडीशन को हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। दिस कॉजेज मेटाबॉलिज्म टू स्लो डाउन ऑफ थायराइडिज्म, मतलब क्या होता है, जब आपके शरीर के अंदर, अब बताओ थायराइड हार्मोन निकलवा नहीं करेगी तो मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगी, तो आपको हाइपोथायराइडिज्म कॉजेज हो जाएगा। इटियोलॉजी देखा जाए तो यूज ऑफ द रेडियो एक्टिव आयोडीन, मतलब ऐसा आयोडीन करना जो रेडियो एक्टिव, अब ये क्या होता है मार्केट में मिल जाएगा। ऑटो इम्यून इलनेस हो जाएगी। ठीक, एंटी थायराइड मेडिकेशन ओवर, यानी क्या होगा, ओवर यूज करेगा, उससे हो सकता है कोई पर्सन ज़्यादा दवा खा रहा हो, भी कौन, थायराइड की, इसलिए बोला जाता है ज़्यादा दवाई नहीं कर। लिथियम थेरेपी दी जाती है, ठीक है, जिससे आयोडीन की पूर्ति को कम करता है। लो सिक्रीशन ऑफ TSH, मतलब ऐसी दवाई दी जाती हैं कि हमारे प्यूटिटरी ग्लैंड होती है उसको डिसफंक्शन कर दे और TSH को लो कर दे, काम हो जाएगा। थायराइड हार्मोन सीक्रेट इन अनसफिशिएंट, अब जो तुम्हारे पास क्या कर देते हो, थायराइड हार्मोन है उसका निकलना ही कम हो जाएगा, तब वो हो जाएगा हाइपोथायराइडिज्म। नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, स्ट्रेस मैनेज करना पड़ेगा, और थायराइड ग्लैंड से बोलना पड़ेगा ये स्ट्रेस के भाई अफेक्ट करने वाली चीज़ों को मत निकलियो। डाइट मेंटेन करना पड़ेगा, आयोडीन, जिंक, आयरन और विटामिन A, D वगैरह मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक, फिर यानी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देखा जाए दवा के द्वारा, तुम्हारे पास क्या आ जाता है, लीवोथायरॉक्सिन आता है, जो डोज 30 मिनट बिफोर द यानी ब्रेकफास्ट, मतलब ब्रेकफास्ट करने के पहले आपको ले लेना है। ट्राई आइडोथायराइडिन तुम्हारी थेरेपी दी जाती है, आइडो क्या लिख रखा, ट्राई आइडोथायरोनिन थेरेपी देनी पड़ेगी। लिखा है लियोथायरॉक्सिन दे रखा, ठीक, इसमें तुम्हारे पास लियोथायरॉक्सिन और ट्राई
ओडो थायरोनिन, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हम दवा एक बनाते हैं, ठीक, उनके कॉम्बिनेशन को भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, एंजाइना के बारे में क्वेश्चन हमसे पूछा है, तो एंजाइना क्या होता है इसके बारे में हमको बताना। एंजाइना पेक्टोरिस सुने होंगे, उसी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 10 मिनट और दे दीजिए, अभी हमारा एमसीक्यू ये सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पेज नंबर 8, एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके सामने एंजाइना पेक्टोरिस, और 2023 में इस पे पूछा गया था, डिफाइन एंजाइना पेक्टोरिस, गिव द फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। देखिए कितना सटीक क्वेश्चन बनाया था अगली साल। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, किसी को कहते हैं भैया हैवी सिनेमा दर्द करता हो नॉर्मल रहेगा तो टेंशन नहीं रहेगी, बट लंबे समय तक करेगा तो दिक्कत रहेगी। एंजाइना इज अ टर्म यूज फॉर द चेस्ट पेन कॉजेज बाय द रिड्यूस ब्लड फ्लो ड्यू टू द हार्ट मसल। हार्ट मसल को क्या करेगी, रिड्यूस कराएगी, जिससे चेस्ट पेन होगा। एंजाइना इंक्लूड साइन एंड सिम्टम ऑफ चेस्ट पेन, सबसे ज़्यादा चेस्ट पेन देखते हैं, और डिस्कम्फर्ट, ठीक है, डिस्कम्फर्ट, सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होगी। कॉजेज व्हेन द हार्ट मसल डज नॉट इनफ ऑक्सीजन री ब्लड, मतलब हमारे शरीर को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतना तो हमें मिल नहीं पा रहा है, हार्ट को ही नहीं मिल पा रहा है। जब हार्ट को नहीं मिल पा रहेगा तो काम ही नहीं कर पाएगा, तो उस कंडीशन को एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। इटियोलॉजी देखा जाए तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एंजाइना पेक्टोरिस रेदर देन कोरोनरी आर्टरी स्पॉस्म कर जाएगी, जिससे तुम्हारे पास क्या होगा, डायबिटीज। अब देखिए किसी पर्सन को डायबिटीज हो, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, स्मोकिंग कर रहा है, स्ट्रेस ले रहा, उसको भी एंजाइना पेक्टोरिस का खतरा बन सकता है, ठीक। अब यहाँ पर तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कैसे जानोगे किस बंदे को एंजाइना ही हुआ। स्ट्रेस लेगा, स्ट्रेस उस हमेशा स्ट्रेसर रहेगा, स्क्यूजिंग कर देगा, मतलब अपने आप को हारा मानेगा। बलरिंग तथा सोल्जर तुम्हारे पास पेन, मतलब बलर होगा, ठीक है, बर्निंग, जलन टाइप में होगी सोल्जर वाले रीजन पे, ठीक है, क्योंकि सोल्जर मतलब पीछे वाले रीजन पे, क्योंकि हार्ट बीट है, ठीक है, मेंटेन करने का काम करते हैं। एब्डोमिनल पेन होगा, चेस्ट पेन सबसे ज़्यादा होता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब बिना दवा कैसे ठीक कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल को उनको बोल देना भैया चेंज करना। क्विट स्मोकिंग मतलब जो सुट्टा मार रहे हैं उसको तुरंत छोड़ना पड़ेगा। फिजिकल इसका साइज मतलब प्रॉपर को इसका साइज करना पड़ेगा। डायबिटीज केयर करना पड़ेगा, ठीक है। एवॉइड हैवी मील आपको नहीं लेना है। इनटेक लेस अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल फैट, मतलब क्या करना, जो लेस अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल है उसको आपको लेना पड़ेगा। तो इतने सारे हो सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंतर्गत देखा जाए तुम्हारे पास जैसे वसो डायलेटर, ऐसा चीज लेना जो हमारे वेसल को थोड़ा सा डायलेट करा दे, ऐसा चीज लेना, जैसे नाइट्रेट हो जाएगा, ग्लीसीरील हो जाएगा। बीटा ब्लॉकर के अंतर्गत देखा जाए तो मेटाप्रोपोलाल हो जाएगा, बीसोप्रोपोलाल हो जाएगा, ठीक। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वेरापामिल हो जाएगा, यानी लिखा है डिल्टीजेम हो जाएगा। एंटी प्लेटलेट ड्रग्स देखा जाए ले सकते हैं। पोटेशियम चैनल ओपनर ले सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाइको, ठीक है, नाइको रेंडील, और तुम्हारे पास पीनासीडील दिया जाता है। तो ये आपके सामने था एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे पार्ट बी को पूरी तरह से हमने ख़त्म कर दिया है। अब प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ये आपके सामने जितना भी तुम्हारे पास इधर वाले पोर्शन है इसको हम, ठीक है, पेंसिल कहाँ है, पेंसिल चाहिए यार, नहीं तो इस पे गूंजेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। हो मम्मी, ठीक है, चलिए कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर लिखते रहते हैं। चलिए क्या दे रखा, आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब कहते हैं बहुत सारे लोग कि सर एमसीक्यू ढेर सारा करा दीजिए, 500 1000 एमसीक्यू करा, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं, ला भैया 1000 एमसीक्यू ला, हमारे ही से एबे किया था, इससे एक को क्वेश्चन बाहर में नहीं आया था। तो ये थोड़ी ना बात होती भाई, 1000 ठीक क्वेश्चन करा दी, 1000 क्वेश्चन कराइबे, देखो 2-4 तो मिलबे करेगा, ठीक है। तो ये तो गलत बात है भाई, हो भाई, ठीक है, इस पे मैनेज करिए। क्या दे रखा, ध्यान से सुनिए। अब इसको पहला क्वेश्चन दे रखा, पार्किंसन डिजीज अकर ड्यू टू द डीजनरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरॉन, मतलब क्या दिया, पार्किंसन डिजीज जो होती है अकर डीजनरेशन ऑफ द अकर्स न्यूरॉन, उसमें कौन सी दवा प्रयोग की जाती है, ठीक। इसमें मतलब किस कंडीशन में पी जाती है, डोपा, ठीक है, लिखा डोपामेरिजिक, या तुम्हारे पास कोलिनर्जिक, या तुम्हारे पास स्ट्रेप्टोनिर्जिक, या तुम्हारे पास लिख रखा है ग्लूटामिक, किसका प्रयोग किया जाता है। यदि पार्किंसन डिजीज पर्सन होगा तो उस पर्सन डिप्रेशन में चल जाएगा,
हमेशा उत्तम रहेगा, ठीक है। तो उस पर्सन को डोपामिनर्जिक मतलब डोपामिन को बढ़ाने वाली दवा प्रयोग की जाती है, मतलब ए वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस पे रखते हैं, ठीक है, अब इसी पे रखते हैं तो काम हो जाएगा, नंबर लिखते रहते हैं। यानी ए वाले का आंसर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी पहले का ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट में चलते हैं, इस पे नहीं घूमते क्योंकि हमें हिंदी मीडियम इसी से भी कराना रहेगा। एस्प्रिन, एस्प्रिन क्या होती है, एसिटाइल सल्सिलिक एसिड होती है, या मेथाइल सल्सिलेट होता है, या सोडियम सल्सिलेट होता है, या मैग्नीशियम सल्सिलेट होता है। आपको बता देना एस्प्रिन में देखा जाए तो एसिटाइल सैक्सेलिक एसिड होता है, यानी दूसरे का भी तुम्हारे पास कौन सा नंबर, ए वाला नंबर सही हो जाएगा, तो दूसरे का भी ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, 30 नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, वाट टिश्यू ऑर्गन अथवा बॉडी सिस्टम कैन अफेक्ट द ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज होगी तो पूरी शरीर को इफेक्ट करती है, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो ज्वाइंट हो, चाहे तुम्हारे पास क्या हो थायराइड हो, ठीक, सॉरी हाँ थायराइड हो, तो सबको डिपेंड करती है। ऑल द एबव पे आप टिक मार देंगे, ऑल ऑफ दीज मतलब तुम्हारे पास डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो यानी तीसरे का आपके सामने डी हो जाएगा, क्योंकि ऑटो इम्यून जब फेल होगी तो बड़ी दिक्कत करती है। चौथा नंबर, मलेरिया जे कॉजेज बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग, मलेरिया किससे कॉजेज होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका लिखा है, लिखा एंटामोका हिस्टोलिटिका, ठीक है, एंट अमीबा होना चाहिए, ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, या लस्मानिया डोविनिया से, या तुम्हारे पास क्लोस्ट्रीडियम टिटनाइस से होता है, या प्लाज्मोडियम स्पीसीज से होता है। अब क्या दे रखा, मलेरिया, मलेरिया देखा जाए तो प्लाज्मोडियम एक स्पीसीज होती है उससे होता है, ठीक है, जैसे प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेराई, या प्लाज्मोडियम वीवैक्स, प्लाज्मोडियम वेवल होता है। तो यानी चौथे का तुम्हारे पास प्लाज्मोडियम स्पीस होता है, ठीक है, स्पीसीज के अंतर्गत आता है, यानी चौथे का डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके सामने, ये क्या गुर्दे लिखा था हो, डी वाला हो जाएगा। इधर पलट देते हैं, क्या दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ड्यू टू द, यानी लिखा है साइकेट्रिक डिसऑर्डर, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा है जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर यानी एंजाइटी होता है उसको साइकेट्रिक डिसऑर्डर बोला जाता है, कहते हैं सटिया गए हैं। अस्थमा ये नहीं होता, तो ये तो हमारे वो एयर वगैरह लंग्स वगैरह कोई, ग्लाइकोमा नो, डायबिटीज नो। तो एंजाइटी यानी पांचवे का तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एंजाइटी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो यानी 5th नंबर का सी हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज रिलेटेड टू द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मतलब इसमें से कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। पहले दे रखा तुम्हारे पास एंजाइना, दूसरा इपिलिप्सी ये तो नहीं होता, यानी एक्जेमा तो ये तो हमारे पास खजुली वाली डिजीज हो जाती है। निमोनिया ये लंग्स को इफेक्ट करता है, कार्डियोवास्कुलर को एंजाइना पेक्टोरिस करता है, तो यानी छठा नंबर का तुम्हारे पास ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लिख रखा है, ठीक कर दिया, लिस्ट ऑफ द इसेंशियल मेडिसिन आर अपडेट, मतलब ऐसी जो लिस्ट होती है, ठीक है, एसेंशियल मेडिसिन के कितने ईयर में अपडेट की जाती है, एवरी ईयर मतलब प्रत्येक साल, या एवरी 2 या 2 साल के बाद, या तुम्हारे पास क्या कर दी जाती है 5 ईयर किया जाता है, या तुम्हारे पास नन ऑफ दीज किया जाता है। आपको बता देना चाहते हैं हर 2 साल के बाद अकॉर्डिंग टू WHO बुक, यानी गूगल करेंगे तो उसमें हम, यानी ये भी आ सकता है ये भी आ सकता है, बट अकॉर्डिंग टू WHO देखा जाए तो साइट की WHO साइट पे जाएंगे ना तो इसेंशियल ड्रग्स अपलोड करने की जो प्रक्रिया होती है कितने दिन पे आती, कितने साल पे आती है, 2 साल पे आती है, तो यानी 7वें का तुम्हारे पास बी वाला ऑप्शन होता है, ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, लिखा पेन एसोसिएटेड विद द मेस्टुअन इज कॉल्ड, मतलब क्या होता है जब तुम्हारे पास मेस्टुरेशन होता है, मेस्टुरेशन मतलब जब मेस्टुअन साइकिल होती है तो उसमें तगड़ा पेन होता है, उसको उस कंडीशन को डेस्मेनेरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब मेस्टुअन साइकिल पेन यानी पेनफुल क्या होता है, मेस्टुअन साइकिल होता है, उस कंडीशन को डेस्मेनेरिया बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 8वां नंबर का तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डिस्मेनोरिया हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या होगा, डिस्मेनोरिया हो जाएगा, ये फीमेल में होता है, ठीक, ये हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 9वां नंबर क्या दे रखा है, फुल यानी फुल नेम आप COPD और इसका फुल नेम हम दोनों का एक ही बार में लिख देते हैं। COPD का फुल नेम बताना पड़ेगा, और कहाँ गया क्वेश्चन में, DMARD का फुल, अभी आप इसको पढ़े हैं भाई, ठीक है। अब COPD क्या होती है, C से देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होती है, क्रोनिक, ये सिलेबस में अब ऊपर दिया था। O से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव हो जाएगा, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है। P से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पल्मोनरी हो जाएगा, ठीक है, ये आपके सामने पल्मोनरी, और यहाँ से D से तुम्हारे पास हो जाएगा डिजीज हो जाएगा, पल्मोनरी डिजीज हो जाएगा। और यहाँ से ये 10वां नंबर क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्या पूछा, DMARD पूछे थे, तो हम क्या बोलते हैं, डिजीज, ठीक है,
डिजीज मोडिफाई, ठीक है, डिजीज मोडिफाई एंटी रेमेटिक ड्रग्स बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंटी यहाँ पर रीमेटिक ड्रग्स बोला जाता है। ठीक है, ये तुम्हारे पास हो जाएगा इनके बारे में। 11 नंबर आपके सामने यहाँ दिया गया। अब 11 नंबर क्या होता है, इतना फुल कैसे हो गया भाई, थोड़ा सा नीचे करो इसको, ठीक है, ये अपने आप हो रहा भाई, हीट हो गई पूरी मोबाइल यार, एटलीस्ट 2 घंटे से चल रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें चलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस इज कॉजेज बाय, ट्यूबरकुलोसिस कौन करता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइक्रोबैक्टीरियम, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, इसको देखिए आप आराम से। कॉजेटिव एजेंट ऑफ द कोविड-19, कोविड-19 तुम्हारे पास किस में, अब इसको तो भैया आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जरा। तो अभी एक क्वेश्चन और देंगे कमेंट बॉक्स के लिए। अब कोविड-19 किससे होता है ये बताना पड़ेगा। 13 नंबर क्वेश्चन हम बताते हैं। क्या 13 नंबर क्या दिया है जी, लेकिन नॉर्मल एवरेज इंट्राऑकुलर प्रेशर कितना होती है, जो इंट्राऑकुलर प्रेशर हमारे आंख के अंदर होती है कितना नॉर्मल होती है। ठीक है, तो इंट्राऑकुलर प्रेशर देखा जाए तो तुम्हारे पास कितना हो सकती है, 10 से लेके 21 mmHg हो सकती है। ठीक, इससे यदि बढ़ेगा तो समझ लो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है भाई, क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा, पूरी हीट हो गई मोबाइल भाई, ओवर हीट बोल रहा भाई, कोई टेंशन नहीं। ठीक है ना, पंखाओं का सब बंद होता है ना तो आवाज़ होती है, तो इसीलिए हम सब कुछ बंद कर देते हैं। 14 नंबर HIV का फुल नेम, HIV। ठीक है, तो ये तो बच्चा जानता भाई। यस से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ह्यूमन, और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा ह्यूमन। आई से तुम्हारे पास इम्यून, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा इम्यून, और वा से इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक है, इम्यूनो, ठीक है, डिफिशियंसी, ठीक है, ये तुम्हारे पास डिफिशियंसी वायरस होता है, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, 15 नंबर क्या दिया गया है जी। अब इसको एक एक लाइन में तुम्हें लिखना पड़ेगा। व्हाट यूज ऑफ द, यानी लिखा अटोरवा यानी सस्टीन, और अटोरवा सस्टीन का यूज बताना पड़ेगा। यूज ऑफ अटोरवा, ठीक है, सेस्टीन दिया गया है। तो इसका यूज कहाँ पर होता है, इसका यूज देखा जाए तो तुम कहाँ कर सकते हो, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूज करने में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं रिड्यूज द कोलेस्ट्रॉल लेवल। ठीक है, रिड्यूज कोलेस्ट्रॉल लेवल हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हो जाएगा। ठीक, यहाँ से 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, इसको देखिए ध्यान से। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है जी, हाउ इरगट एल्कोलाइड वर्क द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, जो तुम्हारे पास क्या कैसे एक्चुअल में वर्क करता है इसके बारे में बताने। सबसे पहले क्या कर देता है, जो पेन रिसेप्टर होता है उसी को ब्लॉक कर देता। तो ये तुम्हारे पास ब्लॉक द पेन रिसेप्टर, तुम्हारे ब्लॉक द पेन रिसेप्टर, ये पेन रिसेप्टर को क्या कर देता बाबू, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ये पेन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता। 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है भाई, 17 नंबर क्या, हेलिकोपाइलोरिक बैक्टीरिया कॉजेज द डिजीज। हेलिकोबैक्टीरिया क्या कर देती है, पेप्टिक एल्सर करती है। ठीक, एल्सर नहीं अल्सर, पेप्टिक अल्सर कॉजेज करती है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया भाई, 18 नंबर क्वेश्चन, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉजेज बाय डिफिशियंसी ऑफ द 2 विटामिन, मतलब मेगलोब्लास्टिक एनीमिया किसकी 2 विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन पहला तुम्हारे पास क्या होता है, B12 होता है, और ये तुम्हारे पास क्या होता है B9। ये 2 ऐसे विटामिन होते हैं जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, खून को कमी, क्यों, क्योंकि ये 2 विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर आयरन होता है उसको सिंथेसिस करने में ये मदद करते हैं, थोड़ा सा मोडी यानी क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। 19 नंबर क्या कह दिया फार्माको, ठीक है, कह दिया है फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या होता है, यानी डिफिनेशन ऑफ, ठीक है, डिफिनेशन ऑफ फार्माको, ठीक है, थेरेप्यूटिक्स के बारे में आपको डिफिनेशन लिखना पड़ेगा। अब इसका तो भैया पहले ही बताया गया था, जब पूछा गया फार्माकोथेरेपेटिक्स, अब कहाँ आपको बताते हैं, देखिए ये जब क्वेश्चन बताया गया फार्माकोथेरेपेटिक्स, पहला क्वेश्चन यही आपको सेम टू सेम डिफिनेशन जो बोले थे वही आप यहाँ छाप देंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, व्हाट डू मीन बाय द नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डिजीज, मतलब इसका बिना दवाओं के कैसे प्रयोग किया जाता उसका मतलब बताएं। ऐसे भाई भी बोले थे फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल, तो नॉन फार्माकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डिजीज ट्रीटमेंट, ठीक है, यहाँ पर डिजीज ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, सीधे लिख दिए ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज विदाउट मेडिसिन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज विदाउट,
ठीक है, विदाउट मेडिसिन, ठीक है, या ड्रग्स लिख देते हैं सीधे ड्रग्स, या नहीं मन कर रहा तो आप मेडिसिन भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने फार्माकोलॉजी यानी फार्माकोथेरेपेटिक्स का A to Z सब कुछ हमने क्या कर दिया, डिटेल में कवर अप कर लिया है। ठीक, आपको बता देना चाहते हैं इसका यदि पेपर सोल्यूशन चाहिए तो इसकी प्राइस केवल और केवल तुम्हारे पास कितनी रखी गई है, 25 रुपये। मात्र 25 रुपये में ये पूरा आप PDF अपने व्हाट्सएप पे मंगा के और उसी के साथ वीडियो देखते देखते आप मेंशन करेंगे तो 2-3 साल का पेपर एनालिसिस कर देंगे तो आप टॉप कर जाएंगे भाई आराम से। ठीक, तो आपको यदि नोट चाहिए तो हम इसी के लिंक में अपना नंबर दिए रहते हैं हर एक सब्जेक्ट का, उसी पे आप ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और तहे दिल से उन भाइयों को ठीक है थैंक्स है जो अभी तक यानी शुरू से लेके अंत तक एटलीस्ट लगभग 1 घंटा 48 मिनट, तुम 2 घंटा मानो जो लगे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपको कैसा एक्चुअल में लगा। ठीक है, बल्कि कहीं त्रुटियां हो रही हैं तो उसको आप बताएंगे तो उसको किया जाएगा। और क्योंकि ह्यूमन नेचर होता है, जब कोई बताता है तो उसको आपको डेवलप करना और इम्प्रूव करना जिम्मेदारी होती है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपनों और अपनों का ख्याल रखिएगा। ठीक।